आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड द रीजन बिहाइंड इट, आज के सेशन में हम लोग कैट 2023 में जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस। एंड टॉपिक है हमारा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, कौन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? कैट 2023 के। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एंड ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट से बाहर कभी कुछ नहीं आता है। तो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जब भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, सो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन मैं अपनी क्लासेस में कराता हूं, बल्कि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के पहले सेशन में बच्चों को कराता हूं मैं ऐसे क्वेश्चंस कि भाई जब भी दो आर्टिकल्स हैं अलग अलग, पहले का प्रॉफिट परसेंट दूसरे का प्रॉफिट लॉस परसेंट अलग अलग है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, इस तरह की चीजें याद होनी चाहिए। व्हाट आई सजेस्ट यू, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा। गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस सच दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द ऑब्जेक्ट ए। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट ए की बातें करेंगे, यहां पर हम ऑब्जेक्ट बी की बातें करेंगे। ऑब्जेक्ट ए पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 20% की फ्रैक्शन नहीं पता होगी। 20% होता है 1/5, 5 का 20% 1 होता है। तो यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा, यहां से हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ जाएगा 5/6। एंड लॉस ऑफ 10% ऑन ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट बी पर 10% लॉस हुआ है। 10% होता है 1/10, 10 का 10% 1 होता है। तो यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा? 10/9 आएगा। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट द सेम प्राइस। व्हाट डज इट मीन? कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था? सेम था। ऑब्जेक्ट ए का जो हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो आया है ये है, ऑब्जेक्ट बी का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो ये आया है, और दोनों आर्टिकल्स का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो सेम है। तो दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस को हम लोग सेम बना देते हैं। यहां पर ये 6 है, यहां पर 9 है। 6 और 9 का एलसीएम होता है 18। इसको तो कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन की शुरू की जो ये वाली दो लाइंस हैं, इनको मैंने क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा दिया अब तक। ठीक है, अब बोला जा रहा है इफ, कंडीशन लगाई जाती है क्वेश्चन में, इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एट एन इक्वल प्राइस एंड द प्रॉफिट ऑफ 10% इज मेड ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। देखो, ये प्राइमरी चीज थी कि वो प्राइमरी इतने इतने रेशो पे बेचती थी, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था। कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि उसने अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा है, बट अब भी उसका दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है। एंड वो जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है उस पे उसको 10% प्रॉफिट होने लग रहा है, ऑब्जेक्ट बी पर उसको 10% प्रॉफिट होने लग रहा है, देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। तो ऑब्जेक्ट ए का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को। ठीक है, ऑब्जेक्ट बी जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है? यहां से 20 आने लग रहा है क्या? 20 आने लग रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए का कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है? 15। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, दिस इज 15/18 ना, एंड दिस इज 20/18। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बी पर 10% प्रॉफिट हो रहा है। कब हो रहा है प्रॉफिट? जब उसने दोनों का सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है। तो प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 को 10% बढ़ाओ तो उसका जो 20 को 10% होता है 2। तो यानी कि जो इसका नया सेलिंग प्राइस है, वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। जो उसका नया सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। एंड क्वेश्चन बोला जा रहा है इफ शी इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस सच दैट द ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर स्टिल सोल्ड एन इक्वल प्राइस। अभी भी वो दोनों सेम प्राइस पर बेचे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट बी का नया सेलिंग प्राइस 22 है, तो क्या ऑब्जेक्ट ए का भी जो नया सेलिंग प्राइस होगा, क्या वो 22 ही होगा क्या? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी भी वो दोनों सेम प्राइस पर बेचे जाने लग रहे हैं। ऑब्जेक्ट बी पे 10% प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस था 20 को 10% बढ़ाया 22 हो गया। दिस इज द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ ऑब्जेक्ट बी। जितना ऑब्जेक्ट बी का नया सेलिंग प्राइस है उतना ही ऑब्जेक्ट ए का नया सेलिंग प्राइस है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देन द प्रॉफिट मेड ऑन ऑब्जेक्ट ए विल बी नियरेस्ट टू। तो जो अब ऑब्जेक्ट ए पे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है?
ऑब्जेक्ट ए पर हमारा कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 22 है। कितना प्रॉफिट होने लग रहा है? देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 7 ऑन 15। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये आने लग रहा है हमारे पास 7/15। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, क्या आप इसको 6 + 1/15 इंटू 100 बोल सकते हो क्या? 6/15 होता है 2/5 40%, 1/15 होता है 6.66%, तो 46.66% आने लग रहा है, एंड विच इज वेरी नियरेस्ट टू 47, एंड 47 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या था इस क्वेश्चन में जो ये हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्या 2023 के क्वेश्चंस? ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, मीनू परचेजेस अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 and sells to Kannu at 20% profit. Then Kannu sells it back to Meenu at 20% loss. Finally, Meenu sells the same pair of sunglasses to Tanu. Total profit made by Meenu from all her transactions. एक एक चीज को बड़ी शिद्दत से पढ़ना चाहिए। If the total profit made by Meenu from all her transactions, सारे के सारी ट्रांजेक्शन से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 500 है। Then the percentage of profit made by Meenu when she sold the pair of sunglasses to Tanu is। मुझे याद आ रहा है जब मैंने CAT 2022 में अपने YouTube पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का प्लेलिस्ट डाला था, मैंने उसमें भी एक सिमिलर क्वेश्चन आपको ऐसा कराया था कि एक ही आदमी पहले किसी और को आर्टिकल बेचता है, वो उसको वापस करता है, फिर वो दोबारा किसी और को बेचता है, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट था। आपको याद होना हो, हमें पता है ना यार हमने क्या करा रखा है, आप देखना प्लेलिस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा क्वेश्चन था उसमें 22 में कराया था। ठीक है, और 23 में कैट में ही आ गया ऐसा क्वेश्चन। तो इजी परसेंटेजेस हैं, स्पेशली जब ये 20% इजी, मतलब इनको मैं इजी परसेंटेजेस मानता हूं। इजी परसेंटेजेस ऐसी परसेंटेज होती हैं जिनको हम आराम से, मतलब विदाउट यूजिंग फ्रैक्शंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मीनू ने 1000 रुपए के पहले सनग्लासेस खरीदे थे, फिर उसने कन्नू को बेचे 20% प्रॉफिट पर। तो मुझे नहीं लगता कि 1000 का 20% आपको नहीं पता होगा, यानी कि 20% प्रॉफिट गेन किया, तो इसने कितने के बेचे? उसको 1200 के बेचे, 1200 के बेच दिए उसने कन्नू को। ठीक है, देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। ठीक है, ये मीनू को इतने, फिर कन्नू को ये इतने के पड़े, फिर कन्नू ने क्या करा? देन कन्नू सेल्स इट बैक टू मीनू एट 20% लॉस। कन्नू ने दोबारा से मीनू को बेच दिए 20% लॉस पर। तो इस पे 20% लॉस करोगे, इस पे 20% लॉस करोगे तो 240 आ गया, यानी कि 960 के उसने दोबारा से मीनू को बेच दिए, वो दोबारा से बेच दिए उसको 960 के। ठीक है, फाइनली मीनू सेल्स द सेम पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तनु। ठीक है, अब दोबारा से मीनू के पास आ गए हो। ठीक है, आप थोड़ा लॉजिक लगाओ, 1000 रुपए की चीज पहले 1200 की बेची, तो मीनू ने 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया है अभी तक। मीनू के अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, मीनूज प्रॉफिट अगर मैं यहां पर लिखता हूं, तो उसको अभी 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, ओवरऑल जो प्रॉफिट उसको हुआ है वो हुआ है 500 का। ओवरऑल प्रॉफिट जो उसको है 500 का। अभी उसके पास वो आर्टिकल आ चुका है 960 में। अभी दोबारा किसको बेचने लग रही है? इसको तन्नू को बेचने लग रही है। ठीक है, तन्नू को बेचने लग रही है वो। ठीक है, तन्नू को उसने बेचा, तन्नू को उसने बेचा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तन्नू को उसने बेच दिया ये आर्टिकल। उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ना, जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 500 हुआ है। ऑलरेडी उसको 200 का प्रॉफिट यहां पर हो गया था, यानी कि तन्नू को बेचते टाइम उसका कितना प्रॉफिट हुआ है? 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसने 300 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है तन्नू को बेचते टाइम। तो 960, यानी कि उसको उसने 1260 रुपए का बेचा है। उसने इसको 1260 रुपए का बेचा है। ठीक है, तो देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड बाय मीनू व्हेन शी सोल्ड द पेयर ऑफ सनग्लासेस टू तन्नू। जब उसने वो सनग्लासेस तन्नू को बेचे हैं तो उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है? देखो 200 का प्रॉफिट पहले हुआ था, ये जो 500 है ये टोटल प्रॉफिट मेड बाय मीनू फ्रॉम ऑल हर ट्रांजैक्शंस। सारी की सारी ट्रांजैक्शन से जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 500 था, उसमें से 200 का प्रॉफिट यहां पर हुआ, यानी कि कन्नू को बेचते टाइम 200 का प्रॉफिट, कन्नू को बेचते टाइम 200 का प्रॉफिट, फिर दोबारा से कन्नू ने मीनू को दे दिया 960 में। ठीक है, फिर यहां से इसने किसको बेचा? तन्नू को बेचा। यहां से फिर इसने किसको बेचा? तन्नू को बेचा, और 300 रुपए का उसका प्रॉफिट वहां पर हुआ होगा। ये बात मानते हो? ठीक है,
तो कितने का प्रॉफिट होने लग रहा है भाई? 300 का प्रॉफिट होने लग रहा है 960 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आएगा? 0 से 0 उड़ा देते हैं एंड ऊपर आने लग रहा है हमारे पास 3000, नीचे आने लग रहा है 96 एंड 3 से काटेंगे तो 1000/32 आ जाएगा। 1000/32 मेरा मानना है, और काट देते हैं 8 से काट देते हैं, 125/4। 125/4 31.25% होता है। 31.25%, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइस। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इट्स लिटरली अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। एक्चुअल में जब मैंने डिसऑनेस्ट सेलर टॉपिक में पढ़ाता हूं ना अपनी क्लास में बच्चों को, तो मैं उनको ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं रेशो से। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं उनको रेशो से पढ़ाता हूं। ठीक है, और अब मेरे लिए ये बात बड़ी वो हो जाएगी, अगर मैं खुद इस क्वेश्चन को रेशो से ना करूं तो लिटरली फिर मेरे कॉन्सेप्ट्स गलत हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को रेशो से ही सॉल्व करूंगा। मुझसे बहुत बार बच्चों ने पूछा भी था, मैंने उनको बोला भी था, हैव सम पेशेंस ब्रो, हैव सम पेशेंस, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो जितने भी पेड क्लासेस वाले बच्चे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेना भी इस क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व करने में। ठीक है, मर्चेंट परचेजेस अ क्लॉथ एट अ रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। ठीक है, 100 पर मीटर के हिसाब से वो क्लॉथ खरीदता है एंड रिसीव 5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्री फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। हर 100 सेंटीमीटर पे उसको 5 सेंटीमीटर का लेंथ फ्री मिलने लग रहा है। ठीक है, तो 100 पे 5 सेंटीमीटर फ्री मिलने लग रहा है, यानी कि 500 का कितना होता है? 5%। तो लॉजिकली 5% का प्रॉफिट उसको यहां पर होने लग रहा है। ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर। अब वो सेम क्लॉथ को 110 पर मीटर पे बेचता है। कौन से क्लॉथ को? जिसको वो 100 पर मीटर पे लाया था, 110 पे बेच रहा है, तो 10% का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। सारे प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करा करो, फाइनली हमारा जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने के लिए। एक एक चीज को मैं बड़ी बारीकी से समझाऊंगा आप लोगों को। 5 सेंटीमीटर ज्यादा बेच रहा था, मिल रहा था उसको 100 पे, यानी कि 5% का प्रॉफिट। 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/20, यानी कि 20 का 5% होता है 1, तो रेशियो आया 20:21। फिर 100 रुपए की चीज को उसने 110 का बेचा, 10% प्रॉफिट उसको यहां पर भी हुआ। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, यानी कि 10:11 रेशियो ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो। बट चीट हिज कस्टमर बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। अपने कस्टमर को वो चीट कर रहा है, उसको 100 के बदले 95 सेंटीमीटर दे रहा है। कस्टमर से पैसा कितने का देता है? 100 का, बट उसको देता कितना है? 95। तो यहां पर वो अपने कस्टमर को चीट कर रहा है, लेकिन यहां पर भी तो उसका प्रॉफिट होने लग रहा है ना। यहां पर भी तो उसका प्रॉफिट होने लग रहा है। पैसा कितने का ले रहा है? 100 सेंटीमीटर का। क्वांटिटी कितना दे रहा है उसको? 95 सेंटीमीटर। तो इस केस में भी उसको अगर देखा जाए, जो पैसा उसने लिया वो उसका कॉस्ट प्राइस, कितना क्वांटिटी उसको दिया? 95। पैसा कितने का लिया? 100 का। तो 100 पैसा ले रहा है, क्वांटिटी 95 दे रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी उसको क्या होने लग रहा है? प्रॉफिट होने लग रहा है। यहां पर भी उसको क्या होने लग रहा है? प्रॉफिट होने लग रहा है। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है। मतलब इट्स लिटरली वेरी सिंपल। मतलब 100 के बदले 95 देने लग रहा है, तो ज्यादा कौन सी वैल्यू है? ये मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। भाई शॉपकीपर कम क्वांटिटी क्यों देता है? ताकि उसको प्रॉफिट हो सके। जब प्रॉफिट होना है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए ना। इन दोनों में क्या ज्यादा है? 100। तो 100 को सेलिंग प्राइस के फॉर्म यहां पे लिखो, 95 को कॉस्ट प्राइस में। इनको रिड्यूस करके भी आप 19:20 लिख सकते हो, घबराना मत। ठीक है, ये कब का प्रॉफिट है? जब 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आया था। ये कब का प्रॉफिट है? जब उसने 100 रुपए की चीज को 110 का बेचा था। ये कब का प्रॉफिट है? जब 100 सेंटीमीटर के बदले 95 सेंटीमीटर दिया था। आगे भी कुछ है क्या? इसने बोला जा रहा है द मर्चेंट प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट भी दे देता है। ठीक है, 5% डिस्काउंट का मतलब है जो चीज उसको 100 की पड़ी थी वो आज 95 का बेच रहा है। डिस्काउंट में तो लॉस होता है ना। अगर मैं अपने किसी आर्टिकल पे डिस्काउंट दूंगा तो मुझे लॉस होगा ना। ठीक है, तो डिस्काउंट वाले केस में जो कस्टमर शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? कम होगा। 5% का फ्रैक्शन अगेन 1/20, यानी कि 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया। कहने की बात यह है 20 की चीज को 19 का बेचा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके मेरा ओवरऑल सेलिंग प्राइस और ओवरऑल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। आप चेक करो, देखो इन सबको मल्टीप्लाई करने के पीछे मतलब देखो 20 से 20, 19 से 19, कुछ और कटने लग रहा है? नहीं कट रहा है। 20 × 10 होता है 200।
21 इंटू 11 कितना होता है 231, यानी कि 200 की चीज 231 की बेच रहा है, 31 रुपए का प्रॉफिट होने लग रहा है 200 पे। तो फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। ये आया मेरे पास 15.5%। 15.5% विच इज इन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कैट 2023 का, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये सारे देखो पॉइंट पता क्या है, कॉन्सेप्ट सीखा था क्या पढ़ते टाइम? ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिसऑनेस्ट चैनल में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? आपको पता होने चाहिए यार चीजें। कोई ऐसी चीज जो ना पढ़ी हो और हम बिना उसे पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपने पढ़ा भी हो और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, या आप गलत आंसर निकाल के जाओ। ऐसी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ऐसी, बट अभी हमें करके जाना है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इजी था बट मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, था बड़ा इजी। इसको देखते हैं। Jayan bought a certain number of white shirts at the rate of 1000 per piece and a certain number of blue shirts at the rate of 1125 per piece. ठीक है, व्हाइट शर्ट और उसने ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट और ब्लू शर्ट। व्हाइट शर्ट 1000 पर पीस लेता है और ब्लू शर्ट 1125 पर पीस लेता है। ठीक है, फॉर ईच शर्ट ही देन सेट अ फिक्स्ड मार्केट प्राइस which was 25% higher than the average cost of all the shirts। ठीक है, मतलब एक एवरेज कॉस्ट आएगा ना सारी की सारी शर्ट्स का, एक एवरेज कॉस्ट। एवरेज जो कॉस्ट है, मतलब उसने जितनी भी शर्ट्स वर्ट्स खरीदी, उसका जितना भी अमाउंट खर्च हुआ, उसका जो एवरेज कॉस्ट आने लग रहा है, उसको मैंने मान लिया सीपी। अब उसने मार्क्ड प्राइस को कितना बढ़ाया? मार्क प्राइस को उसने 25% बढ़ाया। 25% मतलब 1/4, अपने आप का 5/4 हो गया। ये बन गया मार्क्ड प्राइस। फिर उसने क्या करा? डिस्काउंट दिया 10% का। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, 1/10 का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू अपने आप का बन गया कितना? 9/10। एंड दिस इज अवर फाइनल, क्या बन गया? ये सेलिंग प्राइस बन गया। ये हमारा बन गया सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस, फिर मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट दिया, मार्क्ड प्राइस पे जब डिस्काउंट बन दिया तो क्या बना? सेलिंग प्राइस बना। क्या यहां से हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आने लग रहा है क्या? बिल्कुल आने लग रहा है। वो आने लग रहा है 8/9। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9 है। अगर कॉस्ट प्राइस 8 था तो सेलिंग प्राइस कितना है? 9 है। इस रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होने लग रहा है? प्रॉफिट होने लग रहा है 1 का। रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 51,000 का। यानी कि मेरे रेशो का 1 एक्चुअल में 51,000 के बराबर है। मेरे रेशो का 1 एक्चुअल में 51,000 के बराबर है। अगर रेशो का 1 51,000 के बराबर है, अगर रेशो का 1 51,000 के बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस 8 कितना होगा? निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? 51,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, यह आएगा मेरे पास 4,08,000। यह आएगा मेरे पास 4,08,000। ये एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आने लग रहा है। दिस इज द एक्चुअल सीपी। दिस इज द एक्चुअल सीपी 4,08,000। हाँ या ना? क्या यहां तक किसी को कोई दुख दर्द परेशानी है? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहां तक अभी तक मैंने इन दोनों का यूज तक नहीं किया। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बनाना जानता हूं इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करके। मार्क्ड प्राइस में अगर डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया यहां से ये, और ये मेरा एक्चुअल सीपी आ गया। इन दोनों में प्रॉफिट 1 था, 1 का वैल्यू 51,000 था, 8 का वैल्यू 4,08,000 हो जाएगा। पता क्या बोला है? इफ ही बॉट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स, उसने दोनों कलर की शर्ट्स परचेज करी हैं, दोनों कलर की शर्ट्स परचेज करी हैं, then the maximum possible total number of shirts that he could have bought is, could possibility को शो करता है कि maximum possible total number of shirts उसने कितना परचेज किया है, अपने को यह बताना है। यार मेरे को यह बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट्स कब परचेज किया जाएगा? अगर वो व्हाइट शर्ट्स ज्यादा लेगा। ऐसा क्यों? अगर आप सस्ती चीजें ज्यादा लोगे तो आप क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाते हो। बेसिक सा रूल है, आप में से सब लोग शॉपिंग करते हैं। सस्ती चीज अगर ज्यादा लोगे तो आप ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर पाओगे। महंगी चीज अगर ज्यादा लोगे तो आप कम क्वांटिटी परचेज कर पाओगे। ये तब होगा यदि आपके पास जो अमाउंट है वो कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो सस्ती चीज ज्यादा आती है, महंगी चीजें कम आती है। एक महंगी चीज की जो वैल्यू है वो 1,125 है और एक व्हाइट शर्ट इतने का है। ठीक है,
तो अब आपको यह देखना है कि 4,08,000 में दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी आया है, ठीक है, 4,08,000 में दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी आया है। यहां से अगर मैं आपको बताऊं, आप सॉल्व करके ना स्पेशल इक्वेशन ही बना सकते हो कि उसने व्हाइट शर्ट्स अगर W खरीदी थी और ब्लू शर्ट्स अगर उसने B खरीदी थी, टोटल उसका पैसा खर्च हुआ 4,08,000, ठीक है, टोटल उसका पैसा खर्च हुआ 4,08,000। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप यहां से W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे। स्पेशल इक्वेशन जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, मैं कह रहा हूं भाई अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो, सीधा सीधा कर लो। 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल होता है? 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल होता है? कहने की बात यह है क्योंकि एक व्हाइट शर्ट 1000 की आती है, 4,08,000 ये 1000 का मल्टीपल है, तो या तो हम सीधा सीधा बोल दें उसने 408, 4,08,000 में हजार रुपए की कितनी शर्ट्स आ पाएंगी? 408 शर्ट्स आ पाएंगी। बट ये वो केस है जब वो खाली व्हाइट शर्ट्स खरीद पा रहा है, उसने एक भी ब्लू शर्ट ना खरीदी हो। इससे हमारे क्वेश्चन की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है, ये वाली, इफ ही बोट बोथ कलर ऑफ शर्ट्स। यहां पे सिर्फ उसने व्हाइट शर्ट्स खरीदी हैं, 4,08,000 रुपए हैं, तो 408 व्हाइट शर्ट्स वो परचेज कर सकता है। बट दिस इज नॉट द आवर आंसर, क्योंकि दोनों तरह की शर्ट्स खरीदी हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब आपको करना है कि 4,08,000 में से 1125 का एक ऐसा मल्टीपल माइनस करना है जिसको माइनस करके वो 1000 का मल्टीपल आ जाए। तो 125, देखो 125 इंटू 8 सभी को पता है 1000 होता है, 125 इंटू 8 कितना होता है? 1000 होता है, ठीक है। और 1125 इंटू 8 कितना होगा? 9000 होगा। इट्स लिटरली वेरी इजी, सोच सकते थे ना, ये सोच सकते थे ना कि 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। 1125 इंटू 1 1125, 1125 इंटू 2 करते वो 1000 का मल्टीपल नहीं आता, क्योंकि 4,08,000 में से उसको माइनस करना है। ब्लू शर्ट्स को हटा के जो अमाउंट बाकी बचेगा वो सारा का सारा अमाउंट व्हाइट शर्ट परचेज करने में लगेगा, और व्हाइट शर्ट्स का जो अमाउंट है वो हमेशा 1000 के मल्टीपल में आएगा। एक शर्ट 1000 की, दो शर्ट 2000 की, 3 शर्ट 3000 की, 4 शर्ट 4000 की। तो व्हाइट शर्ट के लिए जो अमाउंट इसमें से निकलना है वो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ब्लू शर्ट एक 1125 की आती है, 1125 का वो कौन सा मल्टीपल है जो 1000 का मल्टीपल भी हो। तो आप 1 बाय 1 चेक भी कर सकते थे, 1125 इंटू 1 1125, 1125 इंटू 2 करते वो 1000 का मल्टीपल ना आता, 1125 इंटू 3 करते वो ना आता। अगर आपको थोड़ा सा टेबल्स याद होते कि 125 इंटू 8 1000 होता है, तो 1125 इंटू 8 9000 होगा, तुम करके देख लेना। तो अगर वो ब्लू 8 शर्ट लेता है, अगर 8 ब्लू शर्ट लेगा तो एक शर्ट 1125 की है, 8 शर्ट कितने की आएंगी? 9000 की। तो 4,08,000 में से 4,08,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो कितना बचेगा उसके पास? 3,99,000। 3,99,000 एक व्हाइट शर्ट 1000 की आती है, तो 3,99,000 में कितनी व्हाइट शर्ट्स आएंगी? 399 व्हाइट शर्ट्स आएंगी। उसने पूछा क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स दैट ही कुड हैव बॉट। तो 399 व्हाइट शर्ट, 8 ब्लू शर्ट, 399 प्लस 8 कितना होता है? 407, एंड विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक तरीका यह था कि स्पेशल इक्वेशन लगा के यहां से W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, W का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, एक तरीका तो ये था। ठीक है, या दूसरा ऐसे सीधा सीधा सोच लो, भाई मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शर्ट्स निकालना है तो सस्ते वाली शर्ट्स ज्यादा लो। तो महंगे वाली शर्ट एक 1125 की है, सस्ते वाली शर्ट 1000 रुपए की आती है। तो अगर सस्ते वाली शर्ट्स खरीदनी है तो हमारे अमाउंट भी 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 2,500 रुपए हैं तो मैं सिर्फ 2 ही शर्ट खरीद पाऊंगा। मेरे पास 3,500 रुपए हैं तो मैं सिर्फ 3 ही शर्ट खरीद पाऊंगा। बट अगर मेरे पास 5,000 रुपए हैं तो 5 शर्ट, 6,000 रुपए हैं तो 6,000 शर्ट, 1,00,000 रुपए हैं तो 100 शर्ट्स। ठीक है, तो व्हाइट शर्ट्स खरीदने के लिए जो अमाउंट है वो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। उसको दोनों तरह की शर्ट्स खरीदनी है, तो एक ब्लू शर्ट 1125 की आती है, तो 1125 का वो सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो 1000 का भी मल्टीपल हो? वो था 8th मल्टीपल ऑफ 1125।
1125 इंटू 8 आता है 9000, यानी कि इस अमाउंट में से वो 9000 रुपीज तो ब्लू शर्ट्स परचेज करने में लगाएगा, बाकी के 3,99,000 व्हाइट शर्ट परचेज करने में लगाएगा। 9000 में ब्लू शर्ट्स आएंगी 8, 3,99,000 में व्हाइट शर्ट्स आएंगी 399, इन दोनों का सम आता है 407। वही मेरे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसमें तो आपको कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी। चलो देखो जरा यार, सबसे पहले लिटरली ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जाम में होता तो शायद मैं इस क्वेश्चन को पहले उसमें छोड़ देता। मैं अपनी बात बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में जब डाटा ज्यादा है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, हो सकता है मैं इसको छोड़ देता है, बट अभी तो छोड़ने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये हो सकता है कोई किसी का लेवल क्वांट में बहुत ज्यादा तोड़ू फोड़ू बंदा हो, उसको भी कर लेता। वैसे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन को छोड़ने का कोई सवाल आता नहीं है। ठीक है, कि उसको छोड़ के आना चाहिए एग्जाम में। वो होता है ना राउंड 1 राउंड 2 टेक्निक्स का, मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है आप लोगों से कि राउंड 1 टेक्निक क्या होती है, राउंड 2 टेक्निक क्या होती है। तो शायद मैं राउंड 1 में इसको स्किप करके राउंड 2 में ट्राई कर लेता, ये हालत होती मेरी। ठीक है, देख लेते हैं अभी हम लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ वैसे क्वेश्चन ईजी है, बट इसका लाइन वाइन देख के ना थोड़ा 4-5 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा इंसान का माइंडसेट वो जाता है छोड़ने वाला। तो अमल बाइज 110 kg ऑफ सिरप, 120 kg ऑफ जूस, सिरप बीइंग 20% लेस देन कॉस्टली जूस। ठीक है, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस। ठीक है, तो सिरप जो है 20% कम प्राइस है उसका जूस से, तो सिरप और जूस का प्राइस ऑफ सिरप, प्राइस का रेशियो निकाल रहे हैं सिरप और जूस का। सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस, ये सिरप है और ये जूस है। ठीक है, सिरप और जूस, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस। 20% का फ्रैक्शन बचपन से याद है कितना होता है, 1/5 होता है। अगर परसेंटेज पढ़ा है तो ये चीज पता होनी चाहिए। 5 का 20% 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी आई थिंक। ठीक है, तो अगर हमारे पास जूस का प्राइस 5 है तो सिरप का प्राइस कितना होगा, 5 का 20% 1 होता है, 1 कम कर दो 4। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो ऑफ सिरप एंड जूस, दिस इज द रेशियो ऑफ सिरप एंड जूस। ये बात समझ में आ गई, इस वाली लाइन का मैंने प्रॉपर यूज कर लिया है। ठीक है, हाँ, एक एक लाइन देखनी है। अब उसके पास सिरप कितना है, यहाँ पे सिरप की बात करेंगे, यहाँ पर जूस की बात करेंगे। सिरप कितना उसके पास 110 kg है। ठीक है, हाँ, और उसके पास जूस कितना है बच्चे, 120 kg है। जूस कितना है, 120 kg है। ठीक है, प्राइसेस का रेशियो ये है, दीज आर नॉट द एक्चुअल प्राइसेस, तो रेशियो में है। हो सकता है मैं इसको 4x या 5x मानूं, हो सकता है मैं इसको 40 या 50 मानूं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे सिचुएशन क्या दी हुई है। ठीक है, ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, सिरप को उसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो इट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 10, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है उसका 10% निकालना बड़ा इजी होता है। कोई भी नंबर अगर 10 का मल्टीपल है उसका 10% निकालना बड़ा इजी होता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं शायद इसको 40 और इसको 50 मान लेता। मैं अगर एग्जाम में होता तो शायद मैं इसको 40 और 50 मान लेता। प्राइस का रेशो है, रेशो, और यहां पर हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है आई थिंक, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सो 20 kg उसने में बेच दिया। मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, हमारा चलता है मिक्सचर एट 30.8 kg एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%। देन अमल्स कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप इन रुपीज पर केजी। कैलकुलेशन के अलावा मॉडरेट, ठीक है, इसका मॉडरेट लेवल है। कैलकुलेशन के अलावा इसमें कोई सेकंड चीज है ही नहीं। ठीक है, तो जब कैलकुलेशन ही करनी है तो कर लेते हैं फिर। ठीक है, देखो जरा 40x, ठीक है, मतलब मैंने सिरप का जो प्राइस है ना उसको 40x माना और जूस के प्राइस को मैंने 50x माना। ये प्राइस का रेशियो है बच्चे। ठीक है, प्राइस का रेशियो कितना था, 4/5 था ना। तो क्योंकि मुझे इसका प्राइस का 10% निकालना है और उसका 20% निकालना है, तो मैंने इनको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों रेशियो को, तो 40 50 आ गया। सिरप का जो प्राइस है वो 40x है, जूस का जो प्राइस है 50x है। टोटल क्वांटिटी उसके पास, सिरप का क्वांटिटी इतना था, टोटल जूस का क्वांटिटी उसके पास इतना था। ठीक है, ही सेल्स 10 kg ऑफ सिरप, इसमें से 10 kg सिरप, इसमें से उसने 10 kg सिरप 10% प्रॉफिट पर बेचा। तो सिरप कितना है, 40x है, 40x का 10% कितना होगा, 4x होगा, यानी कि उसने 44x का बेचा। ठीक है, 10 kg 44x का बेचा, तो उसको ओवरऑल कितना मिला, 440x मिला, हाँ या ना। 10 kg सिरप 10% प्रॉफिट पर बेचा, 10 kg सिरप 10% प्रॉफिट पर, तो 40 का 10% कितना होगा, 4x, यानी कि 44x का बेचा 10 kg, तो टोटल रेवेन्यू इतना जनरेट हुआ। ठीक है, कितना बचता है हमारे पास क्वांटिटी, 100 kg क्वांटिटी हमारे पास बचा। ठीक है, एक एक स्टेप समझेंगे। 20 kg जूस, इसमें से 20 kg जूस बचा कितना हमारे पास, 100 kg। ये 20 kg जूस, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं जरा। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुकना। 100 और 20, ये 20 kg जूस उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा है। जूस का प्राइस कितना था बच्चे, 50x था। 50x का 20% कितना होगा, 10x होगा, यानी कि उसने 60x का बेचा।
60x का बेचा 20 केजी, तो 1200x प्रॉफिट जनरेशन यहां से हुआ, ठीक है। एंड आगे क्या बोला जा रहा है, मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, बचे हुए जूस और सिरप को उसने मिला दिया, तो 100 केजी जूस बचा, 100 केजी सिरप बचा हमारे पास, तो टोटल कितना आ गया, 200 आ गया, 200 केजी उसने मिला दिया, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। आउट ऑफ 110 केजी 10 केजी इंडिविजुअली बेचा, उधर 120 केजी में से 20 केजी इंडिविजुअली बेचा, 100 केजी हमारे पास ये बचा, 100 केजी ये बचा। उसने बोला है मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, अमल सेल्स द मिक्सचर एट ₹308.32 पर केजी। इसको उसने कितने का बेचा है, 308.32 पर केजी का। तो कुछ रिवेन्यू जनरेशन यहां से हुआ होगा, वो सेकेंडरी हमारे लिए, अभी हम इसको नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, गेटिंग माय पॉइंट, यहां तक की बात समझ में आ रही है। ओवरऑल रिवेन्यू को कितना हुआ है, 64% का हुआ है ओवरऑल रिवेन्यू। ओवरऑल रिवेन्यू मतलब ये एक रिवेन्यू जनरेशन ये हुआ 10 केजी 44x पर, 20 केजी 60x पर, एक रिवेन्यू जनरेशन ये हुआ। इसका 100 केजी बचता था, इसका भी 100 केजी बचता था, तो 200 केजी ये हो गया, इसको मिला दिया, उसको इतने प्राइस पर बेचा। दिस इज द एक्चुअल प्राइस गाइस। तो एक रिवेन्यू जनरेशन ये हुआ। इन तीनों को ऐड करके जो प्राइस आया है वो सिरप और जूस के कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%, ठीक है। इनको ऐड करो, वैसे 1200 440 बनेगा 640x, ठीक है, 640x बनेगा, यस। तो कितना बना है, 1640x। 1640x देखो 200 इंटू 308.32, हाँ 308.32, ये ओवरऑल रिवेन्यू आया, ये ओवरऑल रिवेन्यू आया बच्चे, ठीक है। हाँ, एंड दिस इज नथिंग 164% ऑफ सीपी, दिस इज नथिंग 164% ऑफ सीपी। तो 164% ऑफ सीपी, सीपी कितना था बच्चे हमारे पास, सीपी देख लेते हैं, ठीक है। सीपी कितना था हमारे पास, 110 केजी सिरप, प्राइस कितना था 40x, तो 110 इंटू 40, 110 इंटू 40, 110 केजी इंटू 40x प्राइस था, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। वही हमारे पास 120 केजी जूस था, उसका कॉस्ट प्राइस 50x था, तो 120 इंटू 50, हाँ ये करेंगे हम लोग 120 केजी इंटू 50x। सो ये इक्वेशन को सॉल्व करके क्या x का वैल्यू आ जाएगा क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या x का वैल्यू आ जाएगा क्या, ठीक है, आ जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, आ जाएगा ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या x का वैल्यू आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। पहले समझ लो क्वेश्चन को, मैंने ये जो यहां पे लिखा है ना, अपनी मर्जी से तो नहीं लिखा, ठीक है, मैंने लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन में सारी चीजें दी हुई थी, दो चीजें थी, सिरप एंड जूस। सिरप और जूस के प्राइस का रेशो दिया होता, सिरप का जो प्राइस है वो जूस से 20% कम था, तो वही लिखा, इसको 50 माना तो इसको 40, पहले तो 54 माना था इनिशियली। जीरो लगाने का सपना कहां से आया, क्योंकि इस प्राइस का 10% और उसका 20% निकालना था, तो इसलिए जीरो भी लगा दिया ताकि फ्रैक्शन क्रिएट ना हो, ठीक है। 4 का अगर 10% निकालते 0.4x आता है, ठीक है, वो फिर फ्रैक्शन क्रिएट कर देता है, थोड़ी हमारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं डेसिमल और फ्रैक्शन में, ठीक है। तो मैंने इसलिए उससे बचा। फिर इसने 10 केजी सिरप 10% प्रॉफिट पर बेचा, कॉस्ट प्राइस 40x है, इसका 10% 44x पर बेचा, इतना। 20 केजी जूस 20% प्रॉफिट पर बेचा, इसका 20% कितना होगा 10x, ठीक है। तो 50 प्लस 60x का बेचा, इतना रिवेन्यू जनरेशन हुआ। बचा 100 केजी जूस, बचा 100 केजी सिरप, 200 केजी बचा, उसको इस प्राइस पर बेचा, तो यहां से इतना रिवेन्यू जनरेशन होगा। टोटल रिवेन्यू जनरेशन ये हुआ, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा रिवेन्यू जनरेशन ये रहा। एंड दिस इज नथिंग 164% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 64%, ठीक है। तो 164% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसको सॉल्व कर लो बच्चे। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। What I suggest you guys, मैं आपको क्या सजेशन देना पसंद करूंगा इसमें, ठीक है। आप वैसे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं 100 से, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो वैसे 100 से, ठीक है। वैसे x वाला टर्म यहां पर कहां है, ये तो पूरा ही x वाला टर्म है, 120 इंटू 5, ये तो पूरा x वाला टर्म आने लग रहा है ना, 440x आने लग रहा है, ये 120 इंटू 5 600x आने लग रहा है ये, ठीक है। तो ये आने लग रहा है 1040x, है ना, 164 डिवाइड बाय 100, एंड ये आएगा हमारे पास 1040x, आई थिंक यही आएगा, यस। इधर देख लो कितना आ रहा है, अगर ये 100 होता, क्या मैं इसको 2 इंटू 100 बोल सकता हूं, क्या मैं इस 100 को इसके साथ ले जा सकता हूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो इट विल बिकम 30832,
फिर ये 2 भी है, 30,832 का दुगना करना है, ठीक है। हाँ, तो क्यों ना 2 पूरे में से कॉमन ले लूं, मैंने 2 पूरे में से कॉमन ले लिया। 2 पूरे में से कॉमन लूंगा तो कितना है, देखो कैलकुलेशन खुद करोगे तो तब ज्यादा समझ में आएगा। इट विल बी 820x और आगे कितना बचा, 30832 बचा, ठीक है। हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर ही दिया था। अब सपना आया, इस 2 से इसको उड़ा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, 82 आएगा, ठीक है। हाँ, 82 आया एंड इसको मैं इधर ला सकता हूं, इसको मैं इधर ला सकता हूं, या मैं उसको भी 100 से डिवाइड कर सकता हूं, ठीक है। इसको भी मैं 100 से डिवाइड, एक 0 से 0 तो काट ही देते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बचा है, 10 को लाना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। इस 10 को इधर ले आना जरा, ठीक है। 8200x हो जाएगा एंड ये 308320 हो जाएगा एंड ये आ जाएगा हमारे पास 82 × 104x। मुझे नहीं लगता कि यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। और भी इजी बनाया जा सकता है कैलकुलेशन। यहां पर कुछ कैलकुलेशन मिस हुआ है क्या? ओके, इट विल बी 11 × 4 440x एंड दिस इज 6000x। यस, तो 100 कॉमन ले लेंगे और इजी हो गया। मैं सोच तो रहा था कि इतना कॉम्प्लिकेशंस थे नहीं इसमें, हो सकता है मैंने कुछ स्टेप अलग चूज किया हो आज, क्योंकि पहले किया हुआ है मैंने क्वेश्चन ना, एक बार किया था। अच्छा, इसको इजी बनाते हैं पहले। देखो इधर तो 1640 आएगा, हाँ इधर 1640 तो एज इट इज आने लग रहा है, ठीक है। 200 को 2 × 100 में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे ताकि ये 100 यहां पे जस्टिफाई हो जाए। ये बचता है हमारे पास 2 × 30832, ठीक है। इधर ना 100 से डिवाइड ही कर दो लगे हाथ, तो ये 2 0 सफा, ये 2 0 सफा, इधर ये 2 0 भी सफा। इधर आता है 164, अंदर आ जाएगा 44 एंड 60, 44 60 होता है 104x। आई थिंक अब सही है, ठीक है। मुझे लगा था कि मैंने कहा इतना कुछ ड्रामा होने वाला नहीं है इसमें, फिर भी क्यों हो रहा है। आई थिंक यहां से हमारे लिए इजी रहेगा अब, ठीक है। हाँ, इसको देख लो। इसमें एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे ये 164 × 10 है, इसको आप 164 × 10x बोल सकते हो। और ये पता है कितना है हमारे पास, 164 × 104x है। ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, 164 × 10x। मतलब ये काम ऑरली करना था, जिसको मैं लिख के बताने लग रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पार्ट ना एग्जाम में भी कोई साथ नहीं देने जाएगा। इन दोनों में से 164 कॉमन ले सकते हो, 104 में से 10 गया, 94x आ जाएगा। तो 2 × 30832 एंड 164 × 94x। अब इसको लास्ट में जाके रिड्यूस कर लो। अब भी हमारे लिए चीजें वैसे बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इसको छोड़ा देना, 82 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर इनको देख लेना कॉमन वॉमन क्या आ रहा है इसमें से। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30832। इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बट हाँ कैलकुलेशन बहुत है इसमें, ठीक है। यार मैंने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज द कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, 4 आने लग रहा है, इसको सॉल्व करके 4 आया। उसने हमसे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप। सिरप का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40x है, तो x का वैल्यू 4 आया, 40 × 4 160 इज अवर आंसर, ठीक है। अब 2022 में जो क्वेश्चन आए थे ना, 2 क्वेश्चन आए थे, एक और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये वाला था ना वो क्वेश्चन, हाँ ये भी बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसको रीड कर लो एक बार आप लोग। देखो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, इट्स टोटली डिपेंड हमने कितना प्रैक्टिस किया है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के भी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 लगभग 5 लाइन का क्वेश्चन है, और ये भी हमारे पास 4 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा ना जब क्वेश्चन में डेसिमल वगैरह आ जाते हैं तो ये इस चीज का इंडिकेशन हो सकते हैं कि शायद क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ये भी क्वेश्चन है, मतलब लिटरली बताओ ना, कैट 22 में लिटरली अच्छे क्वेश्चन आए थे, अच्छे इन सेंस कैलकुलेटिव। कॉन्सेप्ट इनका भी घटिया था, कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस का भी घटिया था, ठीक है। घटिया मतलब कुछ अलग नहीं था ना यार, ठीक है, बट कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन थे। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं तो इसमें भी कैलकुलेशन खींचेगी, आप लोग देख लो जरा, ठीक है। अंकिता बाय 4 kg कैश्यू, 14 kg पीनट, 6 kg आलमंड्स, ठीक है। 3 चीजें हैं हमारे पास, कैश्यू है, पीनट्स हैं और आलमंड्स हैं, ठीक है।
क्वांटिटी कितना है 4 kg, इसका क्वांटिटी है 14 kg, इसका क्वांटिटी है, आलमंड्स का क्वांटिटी कितना है 6 kg है। ठीक है, एक एक स्टेप समझो। कॉस्ट ऑफ 7 kg कैश्यू, 1 kg कैश्यू ₹C का आता है, 1 kg कैश्यू ₹C का आता है, तो 7 kg कैश्यू कितने का आएगा? 1 kg C का है तो 7 kg 7C का आएगा। इज द सेम एज दैट ऑफ 30 kg पीनट्स, 30 kg पीनट्स, 1 kg पीनट्स P का आता है तो 30 kg पीनट्स कितने का आएगा? 30P का आएगा। और 9 kg आलमंड्स, मतलब 7 kg कैश्यू का जितना प्राइस है, जितने प्राइस में 7 kg कैश्यू आते हैं उतने ही प्राइस में 30 kg पीनट्स आएंगे, उतने ही प्राइस में 9 kg आलमंड्स आएंगे। और 1 kg कैश्यू का प्राइस मैंने अज्यूम किया है C, 1 kg पीनट्स का प्राइस अज्यूम किया मैंने P, 1 kg आलमंड्स का प्राइस मैंने अज्यूम किया है A। क्या मैं यहां से CPA का रेशियो निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। ठीक है, अब देखो दो तरह के बच्चे हैं, तो इसको बच्चा पूरा एक्सपेंड करके करेगा। कैसे करेगा वो बच्चा? पहले इन दोनों कंपेयर करेगा, यहां से C और P का रेशियो आ जाएगा 30/7, और एक बच्चा यहां से निकालेगा P और A का रेशियो। ठीक है, हाँ, एक बच्चा यहां से निकालेगा P और A का रेशियो, जो कि कितना आएगा हमारे पास? 3/10 ये आएगा। P यहां पर 7 है, P यहां पर 3 है, क्यों ना इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको 21 बन गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, यहां से कैश्यू ये P और A का रेशियो आ जाएगा 90, 21 और 70। ठीक है, अब हो सकता है कोई बच्चा इसको बड़ा जल्दी कर लेता काम को। इट्स लिटरली वेरी पॉसिबल गाइस, हो सकता है कोई बच्चा इसको बड़ा जल्दी कर लेता। इफ यू लिटरली वांट कि सर इसको जल्दी कैसे करना है, मतलब हमें ये वाला स्टेप ना करना पड़े जो बीच वाला स्टेप मैंने किया है, सीधा इस स्टेप के बाद हम ये लिखें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 739 का एलसीएम लेना पड़ेगा। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 739? इज गाइस 630। 630 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 630 को 7 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा। देखो C के आगे 90 लिखा है क्या? 630 को 30 से डिवाइड करोगे 21 आएगा क्या? P के सामने 21 लिखा है क्या? 630 को 9 से डिवाइड करोगे 70 आएगा क्या? 70 लिखा है क्या? ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आप तब कर पाओगे जब आपको ये पता है। ठीक है, हाँ, ये आप तब कर पाओगे अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज 20 सेकंड फालतू लगेंगे, पूरा भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी भी पता है, उनका प्राइस भी पता लग गया, बट क्या ये एक्चुअल प्राइस है? नहीं है। दिस इज इन द रेशो। रेशो हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, हो सकता है मुझे इसके साथ x इंट्रोड्यूस करना पड़े। ठीक है, शी मिक्सेस ऑल द 3 nuts एंड मार्क्स अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। ओ वेरी नाइस, इसने सबको मिला दिया। ठीक है, इसने सबको मिला दिया और इसने मार्क्स अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752 मिलाया, एक मार्केट प्राइस भी लिख दिया इनका, इन सबको मिला के एक मार्केट प्राइस लिख दिया। एक ऐसा मार्केट प्राइस है वो जिससे उसको 1752 रुपए का प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर मैं इनको मिलाता हूं तो कितना क्वांटिटी बनेगा? 24 क्वांटिटी बनेगा। तो टोटल क्वांटिटी कितना बनेगा इनको मिला के बच्चे? टोटल क्वांटिटी बनेगा 24 kg। क्या हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मिलाने के बाद उसने क्या मार्केट प्राइस रखा था? नहीं दिया हुआ है। तो लेट द मार्केट प्राइस बी M। तो लेट द मार्केट प्राइस बी M, वो मार्केट प्राइस M था जो उसने रखा था। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना था? वो M था। 1 kg उसने M का बेचा, 1 kg उसने M का बेचा, तो 24 kg का मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 kg क्वांटिटी। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1 kg M है तो 24 M आ जाएगा क्या? 24 M का हो जाएगा क्या? जल्दी से बताओ। 1 kg अगर M का है तो 24 kg 24 M का होगा। ये बात भी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो, अब उसने 24 kg M का बेचने पर ना, 24 kg M का बेचने पर उसको 1752 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहां पर उसको प्रॉफिट हुआ है, इस केस में उसको प्रॉफिट हुआ है कितना? 1752 रुपए का। ये क्वेश्चन में बोला गया है, मैंने खुद से नहीं लिखा। ठीक है, शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्केट प्राइस एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, thus making a total profit of 744। Oh, this is the next condition of the question। ये क्वेश्चन की नेक्स्ट कंडीशन है, अगर वो इस मिक्सचर में से 4 kg क्वांटिटी को, इस मिक्सचर में से 4 kg क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर ही बेचती है, बाकी की क्वांटिटी को 20% डिस्काउंट पर बेचती है, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पर। तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 744 का होगा। अगर पूरे के पूरे को मार्केट प्राइस पर बेच देती तो 1752 का प्रॉफिट हो रहा था। अगर पूरी क्वांटिटी में से सिर्फ 4 kg क्वांटिटी को उसने मार्केट प्राइस पर बेचा है, बाकी की क्वांटिटी पे 20% डिस्काउंट दिया है,
तो उसको 744 का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया है यहां से, ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। टोटल 24 केजी में से 24 केजी में से उसने 4 केजी तो उसी मार्केट प्राइस पर बेचा, यानी कि एम पर, तो कितना रिवेन्यू आएगा यहां से 4M रिवेन्यू आएगा। बाकी कितना क्वांटिटी बचा, 20 केजी रिवेन्यू बचा, 20 केजी क्वांटिटी बचा। 20 केजी को उसने, अगर वो 20M का बेचती तो 20M आता, बट उसने आज इस पे 20% डिस्काउंट दिया है। इस पे 20% अगर डिस्काउंट दोगे तो इट मींस उसने कितने का बेचा है, वो 16M का बेचा है। 4M का रिवेन्यू इस 4 केजी के थ्रू आ गया। ये 20 केजी आज 20M पे ना बेचकर इस पे 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 16M का बेचा। 16M रिवेन्यू यहां से, 4M रिवेन्यू यहां से। अब रिवेन्यू कितना आ रहा है, 20M। 20M रिवेन्यू पे भी उसका प्रॉफिट है, 20M रिवेन्यू पे भी उसका प्रॉफिट है। वो रिवेन्यू वो कितना का प्रॉफिट है, 744 का है। ये बोला जा रहा है ना, 744 का है। ये समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को? ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? जरा मुझे बता दो अभी, ठीक है। हाँ, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, हाँ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ, यहां तक की सिचुएशन क्लियर होगी सभी को। ये जो दो इक्वेशंस मुझे दिखाई दे रही है ना, मैं इनसे ना M का वैल्यू तो निकाल सकता हूं, मुझे इतनी श्योरिटी तो है, क्योंकि 24M पर बेचने पर उसको 1752 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। इतने का बेचने पर उसको 744 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप इनको अच्छा दिखाने के लिए इन इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हो, 24M इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 777,152 रुपीज का प्रॉफिट। 20M इज, इनको अच्छा दिखाने के लिए, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस 744 रुपीज का प्रॉफिट। एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाना है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पर 4M आ जाएगा, और बच्चे यहां पर कितना आएगा, 1008 आएगा, जिससे हमारा M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस वॉज 252 रुपीज। हो सकता है आप इसको ऐसे लिखो, जैसे मैं यहां पर सिर्फ सिंपल सा लिख रहा था ना कि 24M का बेचने पर इतना प्रॉफिट, 20M का बेचने पर इतना प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4M। इधर से डिफरेंस कितना है, 1008 का। तो 4M बराबर 1008 है। हो सकता है आप इसको ऐसे लिखो, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4M का वैल्यू 252 आ गया बच्चे यहां से, ठीक है। 4M का वैल्यू 1008 आ गया, M का वैल्यू 252। व्हाट वाज M? M वाज द मार्क्ड प्राइस। ये मार्क्ड प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस। दिस इज द मार्क्ड प्राइस। ये क्या है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मार्क्ड प्राइस है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन कितना इजी हो गया, M का वैल्यू इतना है हमारे पास, 24M का वैल्यू कोई भी निकाल लेगा। M का वैल्यू यहां से आ गया है, ठीक है। 1752 रुपए का प्रॉफिट है, ये भी सब लोग निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट प्राइस के लिए आपको दोबारा इसी क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा, इसकी इस वाली इमेज पे। कैश्यू कितने थे, कैश्यू का प्राइस कितना था, 90x। पीनट्स का प्राइस 21x, आलमंड्स का प्राइस 70x। कैश्यू का प्राइस कितना हुआ, 90x। पीनट्स का प्राइस कितना हुआ, 21x हुआ। आलमंड्स का प्राइस कितना हुआ, 70x हुआ। 4 केजी बेचे 90x के, टोटल रिवेन्यू 360x। 14 केजी बेचे 21 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना जरा कितना आएगा, 294x का रिवेन्यू यहां से होगा एंड 420x का रिवेन्यू यहां से होगा। क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 360 420 इट इज 780 और 294, 780 और 294। यहां पर 9 8 17 का एक आएगा, 8 2 10, 1074। ये आने लग रहा है क्या, 1074x आने लग रहा है क्या? जल्दी से बताओ जरा, ठीक है। हाँ, सीपी निकाल तो रहे हैं, अब हम सीपी निकाल तो रहे हैं, ये सीपी तो निकाल रहे हैं। कॉस्ट, कैश्यू का कॉस्ट प्राइस 90 21 70 के रेशियो में था इन तीनों का, कैश्यू, पीनट्स, आलमंड्स का। तो इसको 90x माना है इसका कॉस्ट प्राइस। क्वांटिटी कितना था, 4 केजी, तो 360x रुपीज खर्च हुए होंगे ना इसको लाने में। कैश्यू को लाने में 360x रुपीज खर्च हुए होंगे ना। पीनट्स को लाने में 294 रुपीज खर्च हुए होंगे ना, 294x अमाउंट खर्च हुआ होगा ना। आलमंड 6 केजी लाया, प्राइस कितना है 70x, तो इतना पैसा खर्च हुआ होगा ना। इन तीनों को सम करके कितना आने लग रहा है हमारे पास, 1074 आने लग रहा है। अगर मैंने सही ऐड किया है तो यस 1074x आने लग रहा है इनको ऐड करके, ठीक है। हाँ, 1074x, ठीक है। तो M का वैल्यू यहां पर पुट करो, ये 1074x है। 24 इंटू 252 इसको कर लेना, ये भी प्योर कैलकुलेशन क्वेश्चन है। 1752। यहां से x का वैल्यू बताओ जल्दी से कितना आने लग रहा है। यहां से मुझे x का वैल्यू बता दो कितना आएगा जल्दी, ठीक है। हाँ, दोनों के दोनों क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर थे, अच्छे। कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसमें 1752 माइनस करो, 1074 से डिवाइड करो, x का वैल्यू आएगा फास्ट।
यहां से भी एक्स का वैल्यू 4 आ रहा है, वेरी नाइस। एक्स का वैल्यू 4 आ रहा है यहां से भी। 24 से डिवाइड कर सकते थे क्या इनको हम? 24 से डिवाइड कर सकते थे क्या? 4 से, 2 से तो कर सकते थे। एक्स का वैल्यू 4 आ गया। उसने पूछा क्या हमसे? द अमाउंट शी हैड स्पेंड इन बाइंग आलमंड्स। आलमंड्स को बाय करने में उसने टोटल इतना अमाउंट स्पेंड किया है। एक्स का वैल्यू कितना है? 4। 420 इंटू 4, 1680। 1680 आएगा। देखना जरा, ये आएगा क्या? ये आएगा क्या बच्चे? जल्दी से बताओ जरा। हाँ बताइए जरा। अमल परचेजेस सम पेन्स एट ₹8 ईच। उसने कुछ पेन परचेज किए, 8 रुपए का एक पेन था। टू सेल दीज ही हायर्स एन एम्प्लॉय एट अ फिक्स्ड वेज। ठीक है। He sells 100 of this pen at ₹12 each. If the remaining pens are sold at 11 each, then he makes a net profit of ₹300. While he makes a net loss of 300 if the remaining pens are sold at ₹9 each. ठीक है। उसने पहले परचेज किया था, फिर उसने एम्प्लॉय हायर किया, फिर बेचा है। एन पेन्स, तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारे पास? 8n। सेलिंग प्राइस हो गया पहले केस में हमारा n में से अब 1200 पेन अलग कर दो और n-100 अलग कर दो। सॉरी गाइस, सॉरी यार, ठीक है, बहुत ब्लंडर कर दिया था मैंने। ठीक है, 12 का ये बेचा और ये कितने का बेचा है आगे? 11 का ये बेचा है। ठीक है, तो ये एज इट इज आएगा 1200, ये एज इट इज आएगा 11n माइनस 1100। वैसे तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग ये भी लगा सकते हो, सेकंड वाले केस में जो डिफरेंस आने लग रहा है ना प्रॉफिट में, कि 300 का जो प्रॉफिट है वो 300 लॉस में कैसे कन्वर्ट हो गया? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पैंट्स। क्योंकि ये तो पहले भी तब भी 1200 के बेच जा रहे थे, इनसे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब ये n-100 पेन्स ना, हमने एक पेन 9 रुपए का बेचा, तो यहां से हमारा रिवेन्यू जनरेशन हुआ इतने का, 9n माइनस 900 का, इतना रिवेन्यू अब जनरेट हुआ। पहले रिवेन्यू ये जनरेट हो रहा था, ठीक है, अब रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। अब ये 1200 तो अब भी जनरेट हो रहा है, बट इससे ये प्रॉफिट लॉस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना। प्रॉफिट जो 300 रुपए का प्रॉफिट है वो 300 लॉस में कैसे कन्वर्ट हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नंबर ऑफ पेन्स। पहले इनको 11 का बेचा जा रहा था, अब इनको 9 का बेचा जा रहा है। ठीक है, पहले इनको 11 का बेचा जा रहा था, अब इनको 9 का बेचा जा रहा है। ठीक है, ये इतना रिवेन्यू यहां पे आया, ये इतना रिवेन्यू यहां पर आया। ये 8n है, प्लस उसकी सैलरी भी तो है ना, जो फिक्स सैलरी है उसकी, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो तो इतना बढ़ रहा है ना। n पेन खरीद के लाया, सीपी कितना था उनका? 8 था, तो 8n प्लस उसकी खुद की सैलरी, दिस इज द रेवेन्यू। ठीक है, ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 300 आने लग रहा है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 300 आने लग रहा है। माइनस कर दो, 11n और 8n कितना आएगा? 3n आएगा ना। 11n में से 8n गया, 3n आएगा ना। 1200 माइनस 1100 कितना आता है? 100 आता है, तो 100 ही आएगा इधर। माइनस s, ये कितना आने लग रहा है हमारे पास? 300 दिया हुआ है, दिस इज 300। फिर इसमें से ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। ये देखो यहां पे 300 का डिफरेंस आने लग रहा है। 9 में से 8n जाएगा तो n बचेगा। 1200 में से 900 गया तो कितना बचा? 300। 300 एज इट इज रहने वाला है ये, और इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? ये माइनस कर रहे हो तो माइनस एस, दिस इज नथिंग, माइनस का 300। ये इक्वेशन बन जाएगी अब। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो आप लोग। ठीक है, 600 आएगा ना इधर ये। ठीक है, ये तो देखो अभी कट जाएगा, 2n आएगा इधर। हाँ, 100 माइनस का 200 आएगा। ठीक है, और उधर आ जाएगा हमारे पास, ये सब कट जाएगा ना यहां से। बताओ जरा, अब भी सही है ना? सही है ना? अब दिस इज अवर कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 9 11 में से 8 जाएगा। ठीक है, 12 और में से 11 में 100 में से s जाएगा, तो 100 माइनस s। ठीक है, ये आने लग रहा है।
ये तो तब भी 1000 ही आ रहा है ना, बट ये तो तब भी 1000 ही आ रहा है ना। अगर देखो यहां से 300 माइनस 300 प्लस का 600 लिखा है ना, इधर 3n में से n जाएगा 2n बचेगा। आप लोग क्यों बोल रहे थे फिर ऐसा कि और कुछ आ रहा है? n का वैल्यू तो 400 ही आने लग रहा है ना। 100 माइनस 300 करोगे तो माइनस का 200 आएगा ना। माइनस एस माइनस माइनस एस, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर माइनस कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 600 आएगा। n का वैल्यू 400 आया है। अगर मैं n का वैल्यू 400 यहां पे पुट करता हूं तो 4 इंटू 3 1200 प्लस 100 1300, ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो तब भी तो 1000 ही आ रहा है ना। तो वाई यू गाइज आर कंफ्यूजिंग यार, ठीक है। आइडेंटिकल चॉकलेट पीसेज आर सोल्ड इन बॉक्सेस ऑफ 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ द स्मॉल बॉक्स, ठीक है। तो लार्ज बॉक्स जो है वो दुगने रेट पर बेचा जा रहा है स्मॉल बॉक्स से। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन दैट इन द स्मॉल बॉक्स, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स is it 12% less than that in the small box, ठीक है। then the percentage by which the weight of chocolate in the large box exceed that in the small box is nearest to, ठीक है। देखो जो लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स है, हमें उनकी क्वांटिटी नहीं पता कितना क्वांटिटी है। लार्ज बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स रखी गई हैं, उनका कुछ और प्राइस है। स्मॉल बॉक्स में कुछ चॉकलेट्स रखी गई हैं और उनका कुछ प्राइस है। सिंपल सी दिमाग लगाना है बस अपने को, ठीक, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो लार्ज बॉक्स जो है, ठीक है, यहां पर अगर मैं लार्ज बॉक्स समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लार्ज बॉक्स और स्मॉल बॉक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉक्स, ठीक है। लार्ज बॉक्स में जो नंबर ऑफ मतलब ग्राम, कितनी ग्राम चॉकलेट्स है, मान लो वो L ग्राम चॉकलेट्स है, L ग्राम चॉकलेट्स है, और यहां पर कितनी ग्राम चॉकलेट्स है, S ग्राम चॉकलेट्स है। ये ग्राम है, क्वांटिटी है ये। लार्ज बॉक्स में कितनी ग्राम चॉकलेट्स है, L ग्राम। स्मॉल बॉक्स में कितनी ग्राम चॉकलेट्स है, S ग्राम। Selling price per gram of chocolate in the large box is 12% less than that in the small box. इनका सेलिंग प्राइस मान लो 100 रुपीज पर ग्राम है, तो इनका उससे 12 ग्राम कम है। कितना है, 88 रुपीज पर ग्राम। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस पर ग्राम ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स इज 12% लेस देन that in the स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में S ग्राम चॉकलेट्स हैं, इनका प्राइस कितना है, 100 रुपीज पर ग्राम, ये मैंने अज्यूम किया है। तो जो लार्ज बॉक्स में जितनी भी क्वांटिटी है उसका प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 12% कम, तो कितना हो गया, 88। तो इतना क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, तो L क्वांटिटी है, इतना प्राइस है, S क्वांटिटी है और इतना प्राइस है। सो दिस इज द टोटल रिवेन्यू, दिस इज ऑल्सो द टोटल रिवेन्यू। और अगर बात करें रिवेन्यू की, द लार्ज बॉक्स इज सोल्ड फॉर ट्वाइस द प्राइस ऑफ स्मॉल बॉक्स। लार्ज बॉक्स को ट्वाइस प्राइस पर बेचा गया स्मॉल बॉक्स के। क्या यहां से L और S का रेशियो नहीं निकल जाएगा क्या? इसको उड़ा दो वैसे 4 से, ठीक है, 22 आएगा, यहां पर 25 आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो लार्ज और स्मॉल बॉक्स में जो क्वांटिटी है उसका रेशियो कितना आने लग रहा है, 50/22। कितना आने लग रहा है, 50/22, विच इज ऑल्सो 25/11। तो स्मॉल बॉक्स में अगर क्वांटिटी 11 है तो इस लार्ज बॉक्स में 25 है। हमसे पूछा जा रहा है बाय देन द परसेंटेज बाय विच द वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स, वेट ऑफ चॉकलेट इन द लार्ज बॉक्स एक्सीडेड इन द स्मॉल बॉक्स। 14 ज्यादा है, कितने से, 11 से। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 11/11 100% होता है, 3/11 विच विल बी नियरेस्ट टू 27, तो 127% इसका आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ गई है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था। दिस वन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, ये बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मैंने अपने बूस्टर कोर्स में भी कराया था, अगर आपने बूस्टर कोर्स देखा है तो, क्लासेस देखी हैं तो। पर्सन बाय टी ऑफ डिफरेंट 3 क्वालिटीज, ठीक है, 800 500 300, एंड द अमाउंट बोट आर इन द प्रपोर्शन इतना इतना इतना। शी मिक्स ऑल द टी एंड सोल्ड 1/6 ऑफ द मिक्सचर 700, ठीक है। पहले मिक्सचर देखते हैं पूरा कितना है, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर अगर 6 का मल्टीपल बन जाए ना तो मजा आ जाए, क्योंकि उसका मिक्सचर का 1/6 निकालना है, ठीक है। शी मिक्सेस ऑल द 3 टी एंड सेल 1/6 ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर को कोशिश करेंगे 6 का मल्टीपल बनाने की। अमाउंट का जो रेशियो है वो 2 3 5 है, 5 3 8 2 10 होता है। 10 को अगर 6 का मल्टीपल बनाना है 30, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वांटिटी 1, क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, इसका प्राइस कितना है, 800 पर केजी, 500 पर केजी, 300 पर केजी।
235 क्वांटिटी है, ठीक है, 235, बट इनका सम आता है 10। 10 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 6, मुझे 6 का मल्टीपल बनाना है, तो 3 से मैंने इनको जानबूझ के मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यस। यानी कि मैंने 6 केजी खरीदा, 800 रुपए एक रेट है, तो 4800 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए। 9 केजी लिया, 500 रेट है, तो 4500 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए। 5 इंटू 15 इंटू 3, 15 3 4500 रुपीज मेरे यहां पर खर्च हुए, है ना, यस। ये बात समझ में आ गई। तो टोटल अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड इज 13,800। मेरे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 13,800 आ रहा है, ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। शी मिक्सेस ऑल द टी, उसने सारी टी मिला दी है। टी कितना है, 30 केजी है, देखो 6 केजी ये रहा, 9 केजी ये रहा, 15 केजी ये रहा, टोटल 30 केजी उसने मिला दिया। अब बोला जा रहा है इस 30 केजी में से उसने 1/6, 30 का 1/6 निकालना बड़ा इजी है, 5 केजी। तो ये 5 केजी उसने कितने का बेचा, 700 रुपीज पर केजी का बेचा, ठीक है। तो कितना आ गया होगा उसका रेवेन्यू, 3500 रेवेन्यू यहां से आ गया। बचा कितना, 25 केजी बचा। द प्राइस इन पर केजी एट शुड सी सेल द रिमेनिंग टी टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 50%। उसको 50% प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। इसका 50% कितना होगा बच्चे, ठीक है, इसका 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 50% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/2 होता है, 2 का 50% होता है 1, यानी कि 2 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, 3/2 का बेचा, ठीक है। वैसे अगर हम इसको करेंगे तो 65 एंड 69 आएगा, ठीक है। तो 6900 इसमें ऐड कर लो या सीधा सीधा 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है, हाँ ये आएगा, विच इज 20700 आएगा, 20,700, 20,700, ठीक है भाई। 3500 का आप ये बेच चुके हो, टोटल आपको 20,700 चाहिए। 50% प्रॉफिट का मतलब समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। 50% प्रॉफिट का मतलब समझ पा रहे हो ना क्या होता है। 13,800 पे अगर 50% प्रॉफिट चाहिए तो हमें उसको 20,700 का बेचना पड़ेगा, यानी कि 1600 रुपीज हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, हाँ। क्योंकि इसका 50% इतना ही होता है, 20,700 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। टोटल 20,700 रुपए कमाने हैं, जिसमें से 5 केजी बेच के मैं इतना कमा चुका हूं। इसमें से 3500 कम करो जरा, कितना आएगा हमारे पास ये, दिस विल बी 16,000, 16,700 वो है, और 2800 और कम कर दो, 17,200, 17,200 कमाना है उसको, ठीक है, 17,200 कमाने हैं, 17,200 रुपए कमाने हैं 25 केजी बेच के। देखना जरा सॉल्व करके कितना आ रहा है ये, 172 इंटू 100 कर लो, इससे थोड़ा 4 आ जाएगा, 17 इंटू 4 688, 688, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को, जरा मुझे बताओ यहां तक की स्टोरी क्लियर है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्सन स्पेंड 50,000 टू परचेज डेस्कटॉप एंड अ लैपटॉप कंप्यूटर। ही सोल्ड द डेस्कटॉप एट 20% प्रॉफिट, लैपटॉप 10% लो है। ही मेड अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 2% प्रॉफिट। आय हाय हाय हाय, कितना गंदा क्वेश्चन है ये, ठीक है, कितना गंदा क्वेश्चन है, मैं तो ये देख रहा हूं, हाँ। डेस्कटॉप पे 20% और लैपटॉप है, डेस्कटॉप को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा, लैपटॉप को उसने 10% लॉस पर बेचा, ओवरऑल उसको 2% प्रॉफिट हुआ। एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ, एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ। 2 माइनस माइनस 12 कितना आएगा, 12 आएगा। तो रेशो कितना आ रहा है, 2:3। ये रेशो किस चीज का होता है, कॉस्ट प्राइस का। डेस्कटॉप और लैपटॉप के कॉस्ट प्राइस का रेशो 2:3 है। डेस्कटॉप 2 का आया तो 3 का आया, टोटल अमाउंट कितना, 5 का वैल्यू 50,000, तो 1 का वैल्यू 10,000। क्या पूछा है उसने, देन द परचेज प्राइस ऑफ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप का प्राइस रेशो में कितना था, 2, 1 का वैल्यू 10,000, 2 का वैल्यू 20,000। क्वेश्चन के नाम पे कलंक, क्वेश्चन के नाम पे कलंक, ठीक है, हाँ। अब इतना इजी क्वेश्चन मान लो कोई कैट वाला टीचर पढ़ा रहा है, जस्ट इमेजिन कोई कैट का टीचर पढ़ा रहा है, वो इतना इजी क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करा है। तुम अच्छा इनिशियली बताओ, अपने इनिशियल डेज स्टार्ट देखो जब तुमने कैट की कोचिंग स्टार्ट करी। जस्ट एग्जांपल, तुम कहीं पढ़ने गए, उसने तुम्हें एलिगेशन पहले पढ़ा दिया, ठीक है, एलिगेशन पढ़ाने के बाद उसने तुम्हें क्वेश्चन कराया, ठीक है, और वो बेचारा ढोल पीट पीट के बता रहा है तुम्हें, ठीक है, ये क्वेश्चन कैट में आया था, कैट में, तुम उसकी बात पे विश्वास करोगे, तुम कभी नहीं करोगे, तुम कभी करोगे नहीं उसकी बात पे विश्वास, ठीक है। और तुम्हें लगेगा अरे हाँ हमारा काट रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन आते ही नहीं कैट में, तुम देख लो, ठीक है, कितना अभी और भी है, अभी और भी है, ठीक है, अभी और भी है, अभी तक तो थी चीजें, वो 1-2 क्वेश्चन शुरू में ले लिए थे, ठीक है, हाँ। Anil buy 12 toys and labels with each the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the additional price. Thus he gets a total of 212 and makes a profit of 10% profit. ठीक है, चलिए जी, ओके, ठीक है।
12 टॉयज है, ठीक है, विद द सेम सेलिंग प्राइस, विद द सेम सेलिंग प्राइस. He sells 8 toys initially at 20% discount on the labeled price. तो वो लेबल्ड प्राइस को ना हम लोग P मान लेते हैं. वो लेबल्ड प्राइस P है, ठीक है. इसमें से 8 टॉयज, 8 टॉयज, ठीक है. टोटल टॉयज 12 थे ना, ठीक है. हाँ, टोटल टॉयज कितने थे? 12 थे. 8 टॉयज इनिशियली एट अ 20% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस. अच्छा, 20% डिस्काउंट देना है तो लेबल्ड प्राइस को ना मैं पता कितना मान रहा हूं अपने अकॉर्डिंग, 100 मान लेते हैं. चलो ठीक है, वो लेबल्ड प्राइस 100 है, जस्ट इमेजिन. तो लेबल्ड प्राइस अगर 100 है, ठीक है, जो उसने मार्क किया है वो प्राइस ना, ठीक है. ही सेल 8 टॉयज इनिशियली एट 20% डिस्काउंट. तो इस पे 20% डिस्काउंट दे दो जी, कितना आ जाएगा? 80 बन जाएगा. तो ये 8 टॉयज उसने 80 ईच का बेचा, यानी कि 640 का रिवेन्यू तो यहां पर हुआ. ही सेल द रिमेनिंग 4 at an additional 25% on the discounted price. इस पे additional 25% डिस्काउंट दे दो, यानी कि इसका 25% डिस्काउंट दोगे अगर आप इस पे, तो इट विल बिकम 60. तो ये उसने 4 आर्टिकल 60 के बेचे, 240 का रिवेन्यू यहां से जनरेट हुआ. टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ उसका? 880 का, ठीक है. और ऐसा बोला जा रहा है उसने 10% प्रॉफिट अर्न किया है. अगर आप 880 पे बेच के 10% प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, सो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, ये जो नंबर्स हमने अज्यूम करें, इसके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस फिर 800 होना चाहिए, क्योंकि 800 के आर्टिकल को जब 880 का बेचा जाएगा तभी 10% प्रॉफिट होगा ना भाई. 10% प्रॉफिट में हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है? 10/11 होता है ना. 11 का वैल्यू अगर 880 है तो 10 का वैल्यू 800 होगा ना. ये बात आप समझ पा रहे हो ना, ठीक है. With no discount, his percentage of profit would have been. अगर वो कोई डिस्काउंट ना देता तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता? कॉस्ट प्राइस तो 800 समझ में आ गया. अगर डिस्काउंट ना देता तो 1200 के 1200 रुपए के बेचता, 1200 रुपए में बेचता, ठीक है. 800 रुपए की चीज को 1200 रुपए में बेचता, 400 रुपए का प्रॉफिट होता. 800 पे टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100. 50% हमारा आंसर. सेकंड बाबू क्वेश्चन, ठीक है. ये दूसरा बाबू क्वेश्चन था, ठीक है. ये दूसरा बाबू क्वेश्चन था. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा. A man buy 35 kg of sugar and set a market price in order to make a 25% profit. He sells 5 kg at this price and 15 kg at 10% discount. Accidentally 3 kg of sugar is wasted. He sells the remaining sugar by raising the market price by P% so as to make an overall profit of 15%. Then P is nearest to 2. P कितना nearest होगा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है. हाँ, 35 kg sugar है, set a market price in order to make a 25% profit. ठीक है, मार्केट प्राइस कुछ उसने 20% प्रॉफिट अर्न करने के लिए. ही सेल्स 5 kg एट दिस प्राइस, जो उसने करा है 15 kg एट 10% डिस्काउंट. ओके, एक्सीडेंटली 3 kg ऑफ शुगर वेस्टेड. 5 kg बेचा, 15 kg बेचा, 5 15, 3 गया भाड़ में, 12 बचा, ठीक है. 5 kg आउट ऑफ 35 kg, आउट ऑफ 35 kg 5 kg है हमारे पास, 15 kg है हमारे पास, 3 kg वेस्ट हो गया, तो 20 में से 15 बचा, 12 kg और बचा हमारे पास. तो ये तो क्वांटिटी आ गई. अब बात आती है प्राइस की. मार्केट प्राइस मुझे मालूम नहीं है वो कितना है, ठीक है. हाँ, बट वो मार्केट प्राइस इस तरह से सेट किया गया है कि उसको 20% प्रॉफिट हो. ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्केट प्राइस बाय P%. रिमेनिंग शुगर मतलब ये वाला रिमेनिंग शुगर है, उसको उसने बढ़ा के बेचा, मार्केट प्राइस को कुछ परसेंट से बढ़ाया, सो एज टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%. 15% प्रॉफिट उसको हो जाए, ठीक है. 100 मान लेते हैं, ठीक है. हाँ, 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं. आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो कि इनका खरीदने का कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है. कॉस्ट प्राइस 100 है इनका, आप ये मान सकते हो. आप इसको कॉस्ट प्राइस को 100 मान सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 35 kg शुगर उसने कहीं से परचेज किया तो 3500 का परचेज किया होगा, उसको ओवरऑल प्रॉफिट 15% का हुआ है. 15% इज 3/20. तो हम कॉस्ट प्राइस को 20 का मल्टीपल भी मान सकते थे, 20x भी मान सकते थे, ठीक है.
बट एंड सेट्स अ मार्केट प्राइस ऑर्डर टू मेक अ, वो मार्केट प्राइस कितना है वो हमें m मानना पड़ेगा। लेट द मार्केट प्राइस बी m की जगह हम लोग उसको 20% डिस्काउंट भी देना है, 10% डिस्काउंट भी देना है, ठीक है। 10% डिस्काउंट देना है तो 10m मान लो, ठीक है। मार्क्ड प्राइस को ना, मार्क्ड प्राइस को मैंने 10 स्मॉल m मान लिया, तो ही सेल 5 kg एट दिस प्राइस, जो मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस 10m है, 5 kg 10m का बेचा, 15 kg एट 10% डिस्काउंट, 10 पे 10% डिस्काउंट दिया, यानी कि 9m का बेचा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50m यहां से आया, 135m हमारे पास यहां से आया, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास। 3 kg शुगर वेस्ट हो गया, रिमेनिंग शुगर बचा हमारे पास 12 kg, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, ही सेल द रिमेनिंग शुगर बाय रेजिंग द मार्केट प्राइस बाय p%। अब ये जो रिमेनिंग शुगर है ना, ये डेफिनेटली 10m से ज्यादा का बेचा गया, इसको कुछ बढ़ा के बेचा गया, वो प्राइस अपने को मालूम नहीं है, वो प्राइस कुछ ना कुछ होगा, बट ओवरऑल जो हुआ है ना, उसको जो ओवरऑल हुआ है वो 15% का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस को ना आप लोग यहां पे 20 भी मान सकते थे कि कॉस्ट प्राइस 20 है, 20 1 kg का है, तो 35 kg का कितना होगा, 700 होगा, 700 होगा ना बच्चे। 15% प्रॉफिट भी हुआ है, ठीक है। 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 23 का बेचा गया है एक। 23 इंटू 35 कितना होगा जरा देख लो, ठीक है, 805 होगा, ठीक है, यानी कि 105 का प्रॉफिट भी हुआ है, 105 का प्रॉफिट भी हुआ है ना। 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है ना, 35 इंटू 3 कितना होता है, 105, यानी कि टोटल 805 का बेचा गया है ये। अब ये प्राइस अपने को मालूम नहीं है, ये प्राइस कितना है, ये वाला प्राइस, ये वाला प्राइस अपने को मालूम नहीं है। 21/12 क्या है भाई, तुम पिछले क्वेश्चन पे ही हो गया अभी, हाँ तुम पिछले क्वेश्चन पे ही हो गया अभी। कौन है 21/12 वाला बच्चा, ये दिया हुआ था यार, 21/12 प्राइस दिया हुआ था, वो टोटल अमाउंट उसको इतना मिला है बेचने के बाद, ठीक है, टोटल अमाउंट उसको इतना मिला है, वो बेचने के बाद की कहानी दे रखी है, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा बिना एम के भी करें इस क्वेश्चन को, बिना एम के भी हो जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आप कॉस्ट प्राइस को 20 मान लो, ठीक है, क्योंकि 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है, 20 का 15% 3 होता है। इनिशियली जो उसने मार्केट प्राइस अज्यूम किया था, उसने इस माइंडसेट से किया था उसको 20% प्रॉफिट हो, 20 का 20% होगा 4, तो शुरू का 5 kg तो उसने उतने पे बेचा, 15 kg एट 10% डिस्काउंट, फिर उसने क्या कर दिया, ये कॉस्ट प्राइस है ना, तो मार्केट प्राइस यहां से 24 हो जाएगा, मार्केट प्राइस यहां से 24 हो जाएगा। 20 की चीज को जब 24 का बेचोगे तभी तो 20% प्रॉफिट होगा ना, ठीक है। इस पे अगर मैं 10% डिस्काउंट दूंगा तो इट विल बिकम 21.6। थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर लो आज आप लोग जरा, कितना आने लग रहा है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, और ओवरऑल उसको कितना हुआ है। अगर 20 kg कॉस्ट प्राइस है, 35 kg कितने का आया होगा खुद बताओ, 20 इंटू 35 इतने का तो आया ही है। फिर 1 पे 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो 35 पे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 105 का उसको प्रॉफिट चाहिए, इतने का उसने बेचा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो जरा, कितना आएगा। वैसे तो इतना टिपिकल है नहीं मल्टीप्लाई करना, वैसे ही बताऊं तो आपको 15 है, एंड दिस इज 21.6, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इसको करोगे 108 आएगा, 108 इंटू 324 होता है, 24 इंटू 5 120 होता है, ठीक है। 324 और 120, 324 तो ये हुआ 324 एंड 120, तो 444 आएगा, 444 आएगा, 444। इधर कितना आने लग रहा है हमारे पास, 700 प्लस 105। देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना मुझसे हुई हो, बस ये देख लेना, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना मुझसे हुई हो, देख लेना जरा कितना आने लग रहा है। 805 आने लग रहा है, इसमें से वो 444 आ गया, उसको माइनस करो। ये इतना ही आने लग रहा है ना, हाँ। इसको देख लो जरा, 21.6 होगा ना वो, 24 2.4 का डिस्काउंट देके, यस 2.4 का डिस्काउंट देके इतना ही प्राइस आएगा। ये पता है 21.6 क्या है, इस पे हमने 24 पे 10% का डिस्काउंट दिया है, क्योंकि बोला जा रहा है 15 kg एट 10% डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस 24 हुआ, इस पे 10% डिस्काउंट दोगे तो इतने का हो जाएगा ना। शुरू का 5 kg आपने उतने का ही बेचा था जितना आपने माना था, बाकी का आपने 10% डिस्काउंट दिया, 21.6 हो गया। सो ये इतना यहां से आ जाएगा, जो भी सॉल्व करके आया ये पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से आया 2, यहाँ पे 3, इसको उड़ाया यहाँ पे 2 से 108, 108 इंटू 3 324, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 120, तो 444 आ गया, ठीक है। हाँ 361, तो 12 kg 361 का बेचा है, ठीक है। तो
तो 12 kg 361 का बेचा है, तो ये तो बड़ा इजी हो गया। 12 kg 361 का बेचना है, तो अगर इसको 360 मान लूं मैं, तो 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 30। 1 kg का वैल्यू आ जाएगा 30। मार्क प्राइस था 24 को बढ़ा के 30 कर दिया, 6 बढ़ाया 24 पे, 1/4 बढ़ाया है। 25% आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपका, 25% आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपका। देख लो, देखो जल्दी से, ये आंसर आता क्या भाई? ये कितना आ गया टोटल रिवेन्यू? 120 एंड 344, 324, 444 आ गया, 444 टोटल रिवेन्यू इतना चाहिए। इसमें 805 में 444 हटा दो, तो ये 12 kg से हमें 361 चाहिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मतलब 12 kg 361 का बेचना है, इसको भी 360 मान लो। अगर 12 kg 360 का बेचना है तो 1 kg 30 रुपीज पर kg आ गया ना। और ये 30 रुपीज पर kg किसको बढ़ाया था आपने? बाय रेजिंग द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वाज 24 को 30 कर दिया, तो 6 बढ़ाया 24 पे 25% आ गया ना। ठीक है, शॉपकीपर सेल्स, अब इधर आ जाओ जरा, ठीक है। हाँ, अब इधर आ जाओ इस क्वेश्चन पे। शॉपकीपर सेल 2 टेबल्स ईच प्रोक्यूर्ड एट कॉस्ट प्राइस पी, ठीक है, टू अमल एंड आसिम। एक शॉपकीपर, उसने एक अमल और आसिम को बेची उसने, ठीक है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, एंड एट अ लॉस ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस पी है, कॉस्ट प्राइस पी है ना, पी की वैल्यू को कुछ मान लो ना, 100 मान लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि परसेंटेजेस इजी लग रही हैं। 20% प्रॉफिट पर बेचेगा अगर, तो 120 का बेचेगा अमल को, उसको 20% लॉस पर बेचा तो 80 का बेचेगा। अमल सेल्स हिज टेबल टू बिमल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अमल ने बिमल को बेचा 30% प्रॉफिट पर, तो 120 का 30% इज 36, यानी कि 156 का बेचा। ये बिमल को पड़ा है, बिमल को 156 का पड़ा है। आसिम सेल्स हिज टेबल टू वरुण, आसिम ने वरुण को बेचा एट अ लॉस ऑफ 30%, इसने 30% लॉस पर बेचा, तो 80 का 30% होगा 24, इस पे 24 कम कर दो तो इट विल बिकम्स 56। ये आएगा ना, यस। यानी कि वरुण को ये इतने का पड़ा। इफ द अमाउंट पेड बाय बिमल एंड वरुण, बिमल ने जो अमाउंट पे किया है वो x है, यानी कि x का वैल्यू है, और वरुण ने जो अमाउंट पे किया है वो अमाउंट कितना है? y है। देन x माइनस वाई अपॉन p। x माइनस वाई करना मेरा बच्चे कितना आ रहा है? 100 आने लग रहा है ना। और p को मैंने कितना माना था? 100 माना था, तो 100 बाय 100 तो 1 होता है ना। 1 इज इन द ऑप्शन ए, 1 इज इन द ऑप्शन ए, ठीक है। हाँ, ठीक है। Mukesh purchased 10 bicycles in 2017, all at the same price. He sold 6 of these at a profit of 25%, remaining 4 at a loss of, ठीक है, he made a total profit of 2000. Then the purchase price of bicycle in rupees is, okay. देखो, मुकेश परचेज 10 बाइसिकल इन 2017 ऑल एट द सेम प्राइस। ये सेम प्राइस कुछ मान लो। पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो परसेंटेजेस बड़ी इजी हैं। 10 चेयर खरीदी है उसने, 10 बाइसिकल खरीदी है, सॉरी। मान लो मुकेश ने जिस प्राइस पे परचेज की थी वो प्राइस था 100, वो प्राइस 100 था, 100 पर बाइसिकल, एक बाइसिकल का है ये, एक बाइसिकल का 100 है, तो उसने 10 बाइसिकल खरीदी थी, तो 10 का कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बोलने की भी जरूरत नहीं है। कितना हो गया? 1000 हो गया। He sold 6 of them at a profit of 25%. Out of 10 chairs, 6 chairs and 4 chairs. 6 chairs उसने 25% प्रॉफिट पर बेचा। 100 रुपए का लाके 125 का बेचेगा, तभी तो 25% प्रॉफिट होगा। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 750 आएगा। एंड द रिमेनिंग 4 एट अ लॉस ऑफ 25%, यानी कि 75 का बेचा। 75 इंटू 4 कितना होता है बच्चे? 75 इंटू 4 कितना होता है? 300। तो ये 300 का बेचा 4 चेयर, ये 750 का बेचा। 1000 रुपए की चीज लाके कितने का बेच रहा है? 1050 का बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। एक्चुअल में कितना दिया जा रहा है प्रॉफिट? 2000 दिया जा रहा है। जो हमारे अकॉर्डिंग 50 है वो एक्चुअल में 2000 दिया हुआ है। हमारे 50 का वैल्यू 2000 है, तो परचेज प्राइस ऑफ आ बाइसिकल, एक बाइसिकल का परचेज प्राइस हमने 100 माना था, 50 का वैल्यू 2000 है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 4000 होगा, विच इज इन ऑप्शन डी, ठीक है। अगेन वेरी बकवास क्वेश्चन, ठीक है।
On selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains ₹7. पेन और बुक आर द टू थिंग्स. पेन को 5% लॉस पर बेचा तो माइनस का 5%, बुक को 15% गेन पर बेचा तो प्लस का 15%. ये 5% पेन के कॉस्ट प्राइस का होगा, ये 15% बुक के कॉस्ट प्राइस का होगा. ओवरऑल जो उसको मिला वो ₹7 का गेन मिला. ठीक है, गेन है ये, सिर्फ मैंने प्रॉफिट लिखा है उधर. ठीक है, हाँ. इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, यदि वो पेन को 5% गेन पर बेच दे प्लस 5%, एंड द बुक एट 10% गेन, और बुक को 10% गेन पर बेच दे, तो उसको ओवरऑल ₹13 का गेन होगा. देखो इसमें दो चीजें हैं, जैसे यहां पर माइनस का 5% है, यहां पे प्लस का 5% है. किसी भी नंबर का पहले 5% 100 है, 100 को एक बार तुमने 5% प्रॉफिट पर बेचा तो वे 105 का बेचा जाएगा. दूसरी बार उसको 5% लॉस का बेच दिया तो 95 का बेचा जाएगा. तो 105 एंड 95 कितना होता है हमारे पास? 200 होता है. तो 200 का लाके 200 का बेच दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, लॉजिक लगाओ ना भाई. ठीक है, सिंपल सी बात समझो. एक पेन ₹100 का आता है, एक बार तो आपने इसको बेच दिया 105 का, 2 पेन लेके आए थे आप. ठीक है, हाँ. दूसरा पेन ₹100 का लाके आपने बेच दिया 95 का. यहाँ पे 5% प्रॉफिट अर्न करा, यहाँ पर 5% लॉस हो गया. ओवरऑल आप ₹200 का लाए थे, 2 पेन बेचे भी 200 के हैं. तो जब सेम परसेंट प्रॉफिट हो और सेम लॉस परसेंट हो तो ओवरऑल तो लॉस कुछ भी नहीं होता. ठीक है, जैसे पेन को एक केस में उसने 5% लॉस पे बेचा, एक केस में 5% प्रॉफिट पर बेचा, तो ओवरऑल तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा. यहां पर ऊपर अगर मैं बुक की बात करता हूं, पहले 15% गेन पर बेचा, 10% गेन पर बेचा, तो ओवरऑल 25% हो गया ना. 25% ऑफ बुक. इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं रिलेट करूं, ₹7 का प्रॉफिट यहाँ पे, ₹13 का प्रॉफिट यहाँ पे, टोटल ₹20 का प्रॉफिट हो गया. 25% बुक का 20 के बराबर है. किसी नंबर का 25% यानी कि 1/4 ऑफ बुक यदि 20 के बराबर है तो बुक का प्राइस कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा ना यहां से. ठीक है, हाँ. अब इसमें ना दो चीजें हैं, अगर परसेंटेज अलग अलग होता, ठीक है, अगर परसेंटेज अलग अलग होता तब हमें दिक्कत होती. ठीक है, फिर हमें मानना पड़ता ये पेन है, ये बुक है. पेन के कॉस्ट प्राइस को मैं 100x मान लेता, बुक के कॉस्ट प्राइस को मैं 100y मान लेता. ठीक है, फिर मुझे ऐसे करना पड़ता. 100x को एक बार मैंने 105x का बेचा, और इसको मैंने जितना होता ना पेन को बेचा उसने, फिर ये करना पड़ता. ये काम मैं कब करता? पेन को 100x और बुक को 100y मानने का काम मैं तब करता अगर ये दोनों परसेंटेजेस अलग अलग होती. मान लो एक 5% लॉस होता, एक 7% गेन होता, तब मैं इनको अलग अलग करता. ठीक है, मतलब 100x और 100y लेके करता. ठीक है, मतलब पेन के कॉस्ट प्राइस को 100x और बुक के कॉस्ट प्राइस को 100y लेके करता. ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? जरा मुझे बताओ. ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? प्लीज कंफर्म गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं जरा. हाँ. Mayank buys some candies for ₹15 a dozen and an equal number of different candies for ₹12 a dozen. He sells all for ₹16.50 a dozen and makes a profit of ₹50. बकवास क्वेश्चन है वैसे ये भी. ठीक है, हाँ. Mayank buys some candies for ₹15 a dozen. कुछ कैंडी उसने खरीदी, एक डजन 15 की, and an equal number of different candies for ₹12 a dozen. ठीक है, मतलब चलो ठीक है, मान लो उसने एक डजन खरीदी 15 रुपए की, एक डजन खरीदी 15 रुपए की, और दूसरी एक डजन उसने खरीदी 12 रुपए की, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी ना, इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट कैंडीज. यस, ही सेल्स टोटल उसने कितने का खरीदा है? अगर देखा जाए तो टोटल उसने 2 डजन खरीदने पे कितना पैसा खर्च कर दिया? 27 रुपीज खर्च कर दिए. ठीक है, ही सेल्स ऑल फॉर ₹16.50. उसने सबको बेच दिया 16.50 आ डजन, मतलब बेचते टाइम उसने 16.5 रुपए का एक डजन बेचा है. तो बेचते टाइम 2 डजन कितने का बेचेगा? वो 33 रुपीज का बेचेगा ना. ठीक है, बेचते टाइम वो 33 रुपीज का बेचेगा ना. ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया. हाँ या ना? बताओ जरा. ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया. बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ. अब अगर लॉजिकली देखा जाए हमारे अकॉर्डिंग 27 और 33 कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपीज का. जो हमारे अकॉर्डिंग 6 है वो एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 150 दिया हुआ है. हमारा 6 एक्चुअल में 150 दिया हुआ है. मतलब एक एक डजन क्वांटिटी अगर परचेज करेगा तो 6 का प्रॉफिट होगा. एक डजन 15 रुपए वाली कैंडीज, एक डजन 12 रुपए वाली कैंडीज, तो 2 डजन 27 रुपए की हो गई.
तो 2 डजन खरीदने पर 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 2 डजन खरीदने पर 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है हमारे अकॉर्डिंग। एक्चुअल में प्रॉफिट 150 का हुआ है, तो जो 150 है वो 6 का कितना टाइम्स है, 25। तो इट मींस उसने भी क्वांटिटी 25 टाइम्स परचेज किया होगा। हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज डिड ही बाय ऑल टुगेदर? हाउ मेनी डजन ऑफ कैंडीज? तो 50 डजन। ठीक है, ठीक है, इजी है, देयर इज नो नीड टू यूज एनी वेरिएबल गाइस। चलो देखते हैं। The manufacturer of a table sell it to a wholesaler at a profit of 10%. The wholesaler dealer sell the table to a retailer at a profit of 30%. Finally, the retailer sell to a customer at a profit of 50%. If the customer pay rupees 420 for the table, जब ना बहुत सारे परसेंटेजेस आते हैं ना, जैसे 10% आया, फिर यहाँ पे 30% आया, फिर 50% आया। मेरा मानना ये है, पहली बात तो कैट वालों को इन परसेंटेजेस को थोड़ा टिपिकल परसेंटेजेस बनाना चाहिए। जैसे 10% की जगह 9.09% लिख दो, ठीक है, इसकी जगह 27.27% लिख दो, ठीक है, इसकी जगह 56.25% लिख दो। इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, जिससे थोड़ा लगे, ठीक है, पेपर को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को कितने का पड़ा था, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हमने M मान लिया। मैन्युफैक्चरर ने उसको होलसेलर को बेचा कितने का, 10% प्रॉफिट का। 10% प्रॉफिट का मतलब होता है मैन्युफैक्चरर ने अपने प्राइस का 11/10 का बेचा उसको। द होलसेलर डीलर सेल द टेबल टू अ रिटेलर एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब ये होलसेलर के लिए लिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा 30% प्रॉफिट पर। मतलब ये फ्रैक्शंस पता है ना, ये 1/10 होता है, 30% 3/10 होता है, 50% 1/2 होता है। 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 11/10 का बेचा। अब ये होलसेलर का प्राइस, होलसेलर को इतने का पड़ा है, ये होलसेलर रिटेलर को 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो 10 का 30% 3 होता है, यानी कि 13/10। ये किसका प्राइस हो गया पूरा का पूरा, रिटेलर का, ठीक है। फाइनली द रिटेलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। अब ये रिटेलर को इतने का पड़ा, रिटेलर ने किसको बेच दिया, कस्टमर को 50% प्रॉफिट पर। जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/2, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। हाँ, कस्टमर को इतने का पड़ा। एक्चुअल में कस्टमर ने कितना पे किया है, ₹4290। तो क्या मैं इसको सॉल्व करके यहां से M का वैल्यू नहीं निकाल सकता? क्या मैं इसको सॉल्व करके यहां से M का वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकालूंगा, कोई दिक्कत है ही नहीं मेरे को, ठीक है। 13 इंटू 11 कितना होता है, 13 इंटू 3 39 इंटू 11 429 होता है। यहां पर 10 आएगा, 10 10 100 इंटू 200 इंटू 2000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 आ गया, खत्म। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 आ गया, खत्म, ठीक है। हाँ, कर सकते हो 100। मैंने क्या बोला है, विकास प्रजापति नहीं, ये दीपिका खन्ना। दीपिका खन्ना 100 लेके कर लो, बट बच्चे कल को अगर यहाँ पे ये परसेंटेजेस टिपिकल परसेंटेजेस आ गई ना, तब हमारे तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, तब हमारे तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। फातिमा आंटी आ गई है गाइस, ठीक है। फातिमा सेल 60 आइडेंटिकल टॉयज एट 40% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। फातिमा sells 60 identical toys at a 40% discount on the printed price. Then she makes 20% profit. Okay. 10 of these toys are destroyed in fire. Okay. While selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit? Same amount of profit. हाँ. Printed price को मानना पड़ेगा पहले तो कुछ. PP. PP बोले तो printed price. प्रिंटेड प्राइस को मैंने 100x मान लिया। प्रिंटेड प्राइस को मैंने कितना मान लिया, 100x मान लिया। एक आर्टिकल का प्रिंटेड प्राइस 100x है। 60 आइडेंटिकल टॉयज बेचती है 40% डिस्काउंट पे, इस पे 40% डिस्काउंट दे दो 60x, ठीक है। तो 60x का बेचती है वो एक आर्टिकल, 60 टॉयज है उसके पास, तो कितना आ गया हमारे पास, 3600x अमाउंट वो अर्न करती है, इतना अमाउंट वो अर्न करती है। देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट, और इसमें 20% उसका प्रॉफिट है। अगर इसमें उसका 20% प्रॉफिट है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 20% जब होता है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना होता है, 5/6। तो 6 का वैल्यू 3600x है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चे, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा बच्चे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3000x होगा। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3000x होगा, हाँ या ना।
बताइए जरा, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या आप लोगों को? 10 ऑफ दीज टॉयज आर डिस्ट्रॉयड इन फायर, 60 में से 50 बचे। सेलिंग द रेस्ट, हाउ मच डिस्काउंट शुड बी गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस सो दैट शी कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो उसको 600x का प्रॉफिट अर्न करना है। अब उसके पास 50 टॉयज बचे हैं, 50 टॉयज बचे हैं उसके पास, एक टॉय का प्रिंटेड प्राइस इतना है, तो 50 टॉयज का टोटल प्रिंटेड प्राइस कितना हो जाएगा? 5000x हो जाएगा। और उसको 3600x का बेचना है, क्योंकि जो ये 10 टॉयज जो बर्न हो गए हैं, जो बेकार हो गए हैं, वो तो लाने के बाद हुए हैं ना। फातिमा ने तो उनका पैसा पे किया ही था। फातिमा ने कितना पे किया है? 3000x पे किया है ना फातिमा ने, ठीक है। 3000x की चीज को 3600 का बेचती है, तो उसको 600x का प्रॉफिट होता है। तो आज भी उसको उतना ही सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, बट आज उन आर्टिकल का मार्केट प्राइस इतना है, तो 500x को 3600x का बेचना है, तो 1400x का प्रॉफिट देना है। ये 1400x का जो प्रॉफिट होगा ये 5000x पे होगा। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। आई थिंक 28% आना लग रहा होगा इसका आंसर, 28% आएगा इसका आंसर, ठीक है। बताओ जरा। In a market, the price of medium quality mangoes is half that of the good quality mangoes. मीडियम क्वालिटी मैंगोज और गुड क्वालिटी मैंगोज का जो प्राइस का रेशियो है वो 1/2 है। पहली लाइन खत्म। शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, 80 kg गुड मैंगोज लिए आपने, ठीक है, तो 160 पैसा यहां खर्च कर दिया। 40 kg मीडियम मैंगोज लिए, 40 kg मीडियम, 40 रुपीज यहां पर खर्च कर दिए। टोटल 200 मैंगोज, 200 रुपीज खर्च हो गए, ठीक है। And then sells at all these at a common price which is 10% less than the price at which he bought the good ones. Good ones के प्राइस को 10% कम कर दो तो it will becomes 1.8। तो ये टोटल जो उसने 120 kgs मैंगोज लिए थे उनको उसने इस प्राइस पर बेचा। तो 120 इंटू 1.8 कर लो, 120 इंटू 1.8 कर लो, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 0 से 0 कटा, 18 इंटू 12 कितना होता है? 216, ठीक है। देखो ना, यहां से समझ में आना चाहिए आप लोगों को क्वेश्चन ये, ठीक है। हाँ, यहां से समझ में आना चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा, मीडियम क्वालिटी मैंगोज और गुड क्वालिटी मैंगोज के प्राइस का रेशियो 1/2 है। फिर बोला जा रहा है हमें अ शॉपकीपर बाइज 80 kg गुड मैंगोज, तो 2 रुपए प्राइस है, 80 kg खरीदा तो 160 रुपीज खर्च किया। दिस इज द क्वांटिटी और दिस इज द अमाउंट, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है, कितना अमाउंट उसने स्पेंड किया है, ठीक है। हाँ, एंड 1 रुपीज 40, तो 40 रुपए यहां पर खर्च किया, टोटल उसका 200 रुपए खर्च हुआ। क्या कह रहा है? देन सेल ऑल दीज एट अ कॉमन प्राइस विच इज 10% लेस देन द प्राइस एट विच ही बोट द गुड वन। जितने पे उसने अच्छे वाले खरीदे थे उससे 10% कम कर दो, यानी कि 1.8 का उसने बेचा है, सबको मिला के 1.8 रुपीज पर केजी बेचा है। तो इतना केजी कितने का बेचेगा? इसको मल्टीप्लाई कर लिया 216 का। खरीदते टाइम 200 रुपए खर्च हुए, 216 है, 16 रुपए प्रॉफिट अर्न किया उसने 200 पे। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, 8% प्रॉफिट हमारा आंसर, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। इफ अ सेलर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस, सेलर ने रिटेल प्राइस पर 15% डिस्काउंट दे दिया, तो रिटेल प्राइस मान लो वो आरपी है, आरपी पे 15% डिस्काउंट दे दे तो आरपी अपने आप का 85% बचा, ये बचा आरपी, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद ये बचा। शी स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, इतने का बेचने पर भी उसको 2% का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का बेचने पर भी 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 2% प्रॉफिट हो रहा है। तो बेसिकली ये सेलिंग प्राइस है ना, मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 2%, ठीक है। प्रॉफिट किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का 102% निकाल लो, कॉस्ट प्राइस का 102% निकाल लो, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 102% निकालो, दिस इज ऑल्सो सेलिंग प्राइस। क्या मैं इन दोनों को इक्वेट नहीं कर सकता क्या? इन दोनों को इक्वेट कर लो। रिटेल प्राइस का 85% कॉस्ट प्राइस के 102% के बराबर है। इसको जोड़ा है, यहां पर 5 आएगा, यहां पर 17 आएगा, तो रिटेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 17/6/5, 6 आएगा ना, ठीक है। 17 से काटा ना हमने, 17 5 से 17 6 जा, तो रिटेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया कितना? 6/5 आ गया ना। कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो रिटेल प्राइस वो 6, ठीक है। हाँ,
विच ऑफ द फॉलोइंग एंश्योर दैट शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 5 रुपए की चीज को जब 6 का बेचा जाएगा तभी तो 20% प्रॉफिट होगा। अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए ना तो उसको डिस्काउंट बिल्कुल जीरो करना पड़ेगा। सेल्स एट अ रिटेल प्राइस। अगर उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो उसको डिस्काउंट देना ही नहीं है भाई, उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। ठीक है, उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। समझ में आई ये बात? उसको रिटेल प्राइस पर ही बेच देना है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक की बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? जल्दी से बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। तो ऑप्शन से करना था। इसके बाद ना ये कॉस्ट प्राइस 5 है, रिटेल प्राइस 6 है। 5 किसी को 6 का बेचोगे तभी 20% प्रॉफिट होगा। रिटेल प्राइस पे कोई डिस्काउंट नहीं देना है। दैट इज वाई ऑप्शन 4 इज द आंसर। ठीक है,